जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। दोस्तों आपको बता दें कि ये वीडियो आपके लिए दोस्तों समर्पित है, ठीक है, यूपीएसआई वालों के लिए और एसएससी जीडी वालों के लिए, सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बट खास करके दोस्तों हमने यूपीएसआई के लिए टारगेट किया है, क्योंकि आपको पता है यूपीएसआई के एग्जाम लगे हुए हैं, तो संविधान से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं और हम आशा करते दोस्तों इससे बाहर कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन नहीं आएंगे। इसमें हम संपूर्ण दोस्तों संविधान देखने वाले हैं 2 से ढाई घंटे में दोस्तों, और उससे संशोधन भी देखने वाले हैं। मतलब कि जितने भी फैक्ट्स बनते हैं दोस्तों उन सबको हमने इसी वीडियो में देखने हैं। दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है। वीडियो अगर पसंद आए दोस्तों तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो लाइक कर देना और दोस्तों तक शेयर भी करना। आपको बता दें कि एसएससी जीडी का भी दोस्तों इससे अलग नहीं जाएगा, कोई भी दोस्तों पेपर आप दे ले इससे अलग नहीं जाएगा। तो दोस्तों बहुत अच्छी वीडियो होने वाली है और एक फास्ट रिवीजन की तरह हम देखेंगे दोस्तों, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, फिर कभी अगर मौका मिला दोस्तों डीपली देखेंगे। मगर हमें क्या करना है, अभी एग्जाम लगा हुआ है इसलिए ज़्यादा समय आपके पास भी नहीं और ज़्यादा हमारे पास भी नहीं है, इसलिए हम इसको बहुत ही जल्दी जल्दी से दोस्तों देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। एक बार फिर से कहेंगे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन अवश्य प्रेस करिएगा। तो देखते हैं दोस्तों संविधान क्या होता है। ठीक है, तो संविधान क्या होता है दोस्तों कि भारतीय संविधान एक लिखित दस्तावेज, आपको पता होगा कि लिखा गया दोस्तों, इसमें कुछ मानक विधियां दी गई हैं दोस्तों, ये आपको पता होगा। और सबसे बड़ी बात कि भारत का संविधान सबसे क्या है, बड़ा लिखित संविधान, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है भारत का संविधान दोस्तों। अब देखिए क्वेश्चन आपका आएगा भारत के संविधान के निर्माण से लेकर के, तो आपको बता देना है कि अगर पूछेगा कि संविधान का निर्माण किसके द्वारा किया गया दोस्तों, तो आप बताएंगे संविधान सभा द्वारा। ठीक है, और संविधान सभा का गठन किसके द्वारा किया गया, कैबिनेट मिशन द्वारा। दोनों चीज याद रखेंगे। पूछेगा कि संविधान का निर्माण किसके द्वारा किया गया, संविधान सभा द्वारा किया गया, और संविधान सभा का गठन किसके द्वारा किया गया, तो कैबिनेट मिशन द्वारा दोस्तों। ठीक है, और आपको बताना है, अब क्वेश्चन आएगा कि भैया कैबिनेट मिशन आया कैसे, तो कैबिनेट मिशन क्या है, तो आपको बता देना कैबिनेट मिशन क्या है कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री सर क्लीमेंट एटली ने कैबिनेट मंत्रियों की एक 3 सदस्यीय समिति बनाई थी, जिसमें कौन कौन थे। क्वेश्चन पूछाएगा कि कैबिनेट मिशन में कौन कौन सदस्य थे, तो देखिए कौन थे, स्टेफोर्ड क्रिप्स दोस्तों, वो कौन थे, व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे, और लॉर्ड पैथिक लॉरेंस दोस्तों भारत के सचिव थे, दिग भारत सचिव थे दोस्तों, और एवी अलेक्जेंडर दोस्तों नौसेना मंत्री थे। तो ये तीनों लोग इसके समिति के अध्यक्ष थे। क्वेश्चन आएगा कि कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष मतलब समिति में कितने सदस्य, 3 सदस्य थे। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पहले से पूछा जा चुका है दोस्तों कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया, तो आपको बता दें यह दोस्तों 24 मार्च 1946 को दिल्ली पहुंचा। याद रखेंगे क्वेश्चन आपका यूपीएसआई में पूछा जा चुका है। ठीक है, पहुंचा, और भारत में एक अंतरिम सरकार की स्थापना तथा संविधान सभा के गठन एवं संविधान के निर्माण हेतु एक योजना प्रस्तुत की। ठीक है, चलिए अब देखिए बात करते हैं संविधान के गठन के चुनाव के लिए दोस्तों। तो संविधान सभा के लिए चुनाव जुलाई अगस्त 1946 में संपन्न हुए थे। आपको बता दें इसमें कितनी सीटें मिली थी, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को दोस्तों 208 सीटें मिली थी, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, कुल दोस्तों 296 सीटों में से 208 कांग्रेस को और मुस्लिम लीग को 73 और निर्दलीय सीटें कितनी जीती गई, 15। ठीक है, अब दोस्तों कुछ चीजें और जान लेते हैं कि एससी एसटी ओबीसी कितनी सीटें जीती। तो दोस्तों सीट संबंधी तो अनुसूचित जाति के लगभग 26 सीटें जीती थी दोस्तों, और अनुसूचित जाति के 33 सीट, और महिलाओं की संख्या कितनी थी, तो 15। ये क्वेश्चन पूछा था कि महिलाओं की संख्या कितनी थी दोस्तों संविधान सभा में, तो 15। ठीक है, चलिए अब इसके कार्य प्रणाली की बात करते हैं। यहां से क्वेश्चन आपके बनते हैं और पिछली बार बने थे। ठीक है, क्वेश्चन आएगा कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी दोस्तों, तो 9 दिसंबर 1946 को। कब, 9 दिसंबर 1946, और यही पूछता अंतिम बैठक तो दोस्तों 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। तो 9 दिसंबर 1946 को दोस्तों क्या हुआ था, पहली बैठक हुई थी। ठीक है, तो याद रखेंगे। देखिए कहां हुई थी पहली बैठक, तो संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में। ये क्वेश्चन पिछली बार यूपीएसआई में पूछा गया था कि संविधान सभा की पहली बैठक कहां हुई थी, तो संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में। एक चीज और याद रखेंगे दोस्तों कि पहली बैठक का मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया था, और उसने कहा था कि हमें अलग देश पाकिस्तान चाहिए, इसीलिए दोस्तों उसमें केवल 211 सदस्यों ने ही भाग लिया था। सबसे ज्यादा बड़ा क्वेश्चन पूछाता है कि संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी, तो आपको बता दें फ्रांस की तरह ही दोस्तों, फ्रांस के तर्ज पर जैसे फ्रांस में शुरू हुआ था इस तरह से, उसी तरीके से दोस्तों भारत के सबसे वरिष्ठ सदस्य कौन, सच्चिदानंद सिन्हा जी को दोस्तों संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। क्वेश्चन आता है कि संविधान सभा के अस्थायी सदस्य कौन है, तो सच्चिदानंद सिन्हा है। ठीक है, अस्थायी सदस्य सच्चिदानंद सिन्हा, और अगर स्थायी पूछा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये याद रखें। देखिए आपको लग रहा है हम 33 पढ़ा दोस्तों, तो आप थोड़ा धीमे करके इसको सुन सकते हैं, क्योंकि देखिए रिवीजन टाइम है। ठीक है, चलिए अब देखिए संविधान सभा की दूसरी बैठक होती है। आपको बता दें कि पहले बैठक में अस्थायी अध्यक्ष ऐसे चुन लिया था दोस्तों, फिर दूसरी
दूसरी बैठक दोस्तों एक स्थायी अध्यक्ष चुना था, किसको? तो दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन आएगा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या चुना गया था? संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। ठीक है, क्वेश्चन आएगा इस संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अस्थायी अध्यक्ष पूछेगा सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, पूछेगा संविधान सभा की दूसरी बैठक कब हुई? तो 11 दिसंबर 1946। तो इसी दूसरी बैठक में ही संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया, किसको? राजेंद्र प्रसाद जी को। ठीक है, चलिए अब देखिए दो उपाध्यक्ष भी थे संविधान सभा के, दो उपाध्यक्ष भी थे। कौन कौन थे? तो डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णमाचारी, ये दो उपाध्यक्ष थे संविधान सभा के। चलिए उद्देश्य प्रस्ताव की बात करते हैं दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए कि दोस्तों उद्देश्य प्रस्ताव क्या है, तो इसके बारे में समझ लीजिए कि 13 दिसंबर 1946 को, कब? 13 दिसंबर 1946 को नेहरू ने संविधान में, है ना, नेहरू ने संविधान सभा में दोस्तों ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया, जिसमें संवैधानिक संरचना एवं ढांचे की झलक दिखी दोस्तों। अब देखिए समझिएगा, 22 जनवरी 1946 को सर्वसम्मत स्वीकार कर लिया गया। इसने संविधान के स्वरूप को काफी हद तक प्रभावित किया। इसके परिवर्तित रूप से ही संविधान की प्रस्तावना बनी। दोस्तों प्रस्तावना क्या है तो आप बता देना क्या है दोस्तों? उद्देश्य प्रस्ताव है। उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा लाया गया? तो दोस्तों जवाहरलाल नेहरू द्वारा। कब? दोस्तों 13 दिसंबर 1946 को। ठीक है, ये चीज आप समझ गए होंगे। अब देखिए संविधान को जानकारी देते हैं आपको दोस्तों। संविधान को तैयार होने में कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ये बच्चे जानते हैं। कितने दोस्तों बैठकें हुई? 11 बैठक हुई। कितने देशों को घूमा गया दोस्तों? कितने देशों को घूमे थे निर्माताएं दोस्तों? तो 60 देशों को लगभग अवलोकन किया। और प्रारूप का कुल कितने दिन विचार चला दोस्तों? 114 दिन प्रारूप पे कुल विचार हुआ। ठीक है, और कुल कितना खर्चा है? लगभग 64 लाख के आसपास। ठीक, कितना? 64 लाख के आसपास रुपए लगे। देखिए कुछ चीजें हम देखते हैं दोस्तों फैक्ट टू फैक्ट कि प्रथम बैठक कब हुई? तो दोस्तों 9 दिसंबर 1946 को। और अंतिम बैठक दोस्तों 24 जनवरी 1950 को। पहले ही बैठक में सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष और दूसरे बैठक यानी 11 दिसंबर को दोस्तों स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, याद रखना। ठीक है, और देखिए 26 जनवरी 1949 को संविधान सभा द्वारा दोस्तों स्वीकारा गया था। इसीलिए 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा संविधान को स्वीकारा गया था। इसीलिए 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाते हैं। और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था, इसलिए 26 जनवरी को दोस्तों गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये भी समझ गए। प्रतीक चिन्ह देखते दोस्तों। आप पूछेगा दोस्तों राष्ट्रीय ध्वज क्या है? तो तिरंगा है। कब अपनाया गया दोस्तों? ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। कब अपनाया गया तिरंगा? तो 22 जुलाई दोस्तों, 22 जुलाई, 26 जनवरी नहीं ना, 22 जुलाई 1947 को तिरंगा अपनाया गया। इसके लंबाई चौड़ाई का अनुपात क्या था? 3:2। देखिए अनुपात लगा लीजिए, है ना। डिजाइन किसने किया? तो पिंगली बकाया जी ने। ठीक है। अब देखिए राष्ट्रीय गीत की बात करते हैं, कौन सा है? वंदे मातरम दोस्तों। अपनाया कब गया? 24 जनवरी 1950 को, यानी अंतिम बैठक का दिन। कहां से लिया गया? तो आनंद मठ उपन्यास है दोस्तों, यहाँ लिया गया, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया। ठीक है, और सबसे पहले गाया कहाँ गया? तो 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में। ठीक है, राष्ट्रगीत। राष्ट्रगान की बात करते हैं, जनगण मन है दोस्तों। और अपनाया कब गया? 24 जनवरी 1950, जिस दिन राष्ट्रगान अपनाया गया उसी दिन राष्ट्रगीत। ठीक है, ये अंतिम बैठक के दिन। रचयिता कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर जी दोस्तों। ठीक है, इन्हीं की रचना है गीतांजलि दोस्तों, आपको पता होगा, जिसके लिए है नोबेल पुरस्कार दिया गया, एशिया का सबसे पहला। ठीक है, 27 दिसंबर 1946 को कलकत्ता अधिवेशन में ये गाया गया। और इसे गाने का समय कितना होता है? 52 सेकंड। कितना दोस्तों? 52 सेकंड। मगर आपातकाल में दोस्तों ये 20 सेकंड में गाया था। कब? आपातकाल का समय दोस्तों पूछा जाएगा, 20 सेकंड लगते हैं। ठीक है, चलिए राष्ट्रीय पंचांग क्या है दोस्तों, आपको बता दें। ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ साथ देश भर में दोस्तों शक संवत आधारित प्रथम महीना, ठीक, शक संवत आधारित कैलेंडर को अपनाया गया, जिसका प्रथम महीना कब शुरू होता है दोस्तों? चैत से, और अंतिम महीना फागुन होता। क्या प्रथम महीना क्या होता है दोस्तों? चैत, और अंतिम महीना फागुन दोस्तों। अपनाया कब गया? 22 मार्च 1957 को दोस्तों। अधिक शक संवत होता क्या है? जैसे मान लिया कोई पूछ ले दोस्तों 2021 चल रहा है, ये कौन सा शक संवत चल रहा है दोस्तों? तो आपको 78 साल कम कर देना, ये 78 साल पीछे होता है, तो 1943 ना। और पूछेंगे विक्रम संवत क्या होता है? तो विक्रम संवत दोस्तों अभी जो चल रहा था उसमें 57 जोड़, जैसे अभी पूछेगा कौन सा विक्रम संवत चल रहा, तो 2078। ठीक है, देखिए शक संवत कौन सा चल रहा है दोस्तों? 1943 शक संवत चल रहा है। सन कौन सा चल रहा है दोस्तों? 2000 चल रहा है, 2021 चल रहा है। और दोस्तों विक्रम संवत कौन सा चल रहा है? 2078। तो इस तरह से आप समझ जाइएगा कि जो मेन सन जो चल रहा होता है उसमें 78 घटाएंगे तो शक संवत मिल जाएगा, 57 प्लस करेंगे दोस्तों विक्रम संवत मिल जाएगा। ठीक है, तो समझ गए होंगे बिल्कुल अच्छे से। चलिए आगे देखते हैं थोड़ा सा। अब देखिए, अब बात करते हैं वर्तमान मूल संविधान में कितनी अनुसूची दोस्तों। तो आपको पता है मूल संविधान में दोस्तों 395 अनुसूची थी, 22 भाग और 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूची। अब वर्तमान दोस्तों आपको बता दें 470 के आसपास दोस्तों अनुच्छेद है, 25 भाग है और लगभग दोस्तों 12 अनुसूची। तो 4 अनुसूची जोड़ी गई। देखिए ये भाग बढ़े नहीं दोस्तों, इसी में कहीं संशोधन करके भाग जैसे 9A 9B है ना, इस तरह से जोड़े गए तो उनको टोटल मिला देंगे दोस्तों, और भाग 7 को हटाएगा ना, तो टोटल 25 हो जाएंगे। चलिए अब देखते हैं अनुसूची देखते हैं दोस्तों। देखिए प्रथम अनुसूची में क्या है दोस्तों? राज्य और उसके संशासित प्रदेश हैं। ठीक है, और दूसरी अनुसूची में क्या है दोस्तों? अब देखिए कोई राज्य
बसाया गया दोस्तों, कोई राज्य बसा दिया गया, तो उसके दोस्तों जो बच्चे जो लोग होंगे उनको दोस्तों क्या दिया जाएगा, वेतन भत्ता दिया जाएगा, तभी उनका गुजारा चलेगा। ठीक, दूसरे में क्या हो जाएगा, वेतन भत्ते। अब देखिए अगर दूसरे में वेतन भत्ते देते दोस्तों उनको कसम खिलानी पड़ेगी, यानी कि आपको बता दें कि तीसरी में क्या हो जाएगा, तो शपथ दिया जाएगा कि भैया आपको काम करना होगा। ठीक, तो तीसरी सूची में शपथ हो जाएगा। ठीक है, और याद रखें दोस्तों राष्ट्रपति की शपथ दोस्तों तीसरी सूची में नहीं दी गई, इसका अनुच्छेद 60 में वर्णन है। ठीक है, चलिए तो तीसरी में दोस्तों क्या हो गया, आपको बता दें तीसरी में शपथ है दोस्तों। चौथी में क्या है, सीटों बंटवारा, क्या है, सीटों बंटवारा, राज्यसभा में सीटों बंटवारा दोस्तों चौथी में बताएगा। ठीक है, चौथी में सीटों बंटवारा है। ठीक है, और दोस्तों पांचवी में क्या है दोस्तों, अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्रों पर नियंत्रण के लिए है, उपबंध है। और छठी में दोस्तों 4 अनुसूचित जनजाति वाले क्षेत्र के बारे में बताया, कौन कौन से दोस्तों, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा दोस्तों, इनको हम लिख सकते हैं अमे मित्र के नाम से याद कर सकते हैं। आ से असम, में से मेघालय, मी से मिजोरम, ती से त्रिपुरा। सातवीं सूची में क्या, शक्तियों बंटवारा दोस्तों, आपको बताऊं ये केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों बंटवारा है। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ठीक है, पहले 97 विषय थे, अब 100 है दोस्तों, इसमें 66 थे, अब 61 है दोस्तों, और 47 थे, 62 हो गए। ठीक है, ये चीज आप याद कर लेंगे। 8वीं में दोस्तों आपको पता है भाषाएं हैं, मान्यता प्राप्त भाषाएं दोस्तों टोटल कितनी है, तो 22 है दोस्तों। पहले मूल संविधान 14 थी, 21वें संविधान संशोधन द्वारा सिंधी जोड़ी गई, फिर 71वें द्वारा नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी जोड़ी गई, 92वें द्वारा दोस्तों बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली जोड़ी गई। ठीक है, चलिए 9वीं सूची में दोस्तों भूमि सुधार है, आपको पता है ये भूमि सुधार कब जोड़ा गया दोस्तों, ये बाद में जोड़ा गया। देखिए 8 पहले थे, तो 9वीं जोड़ा गया कब, प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा। ठीक है, तो भूमि सुधार संबंधित है। ठीक है, 9वीं भूमि सुधार। 10वीं दोस्तों दर बदल से संबंधित, इसको जोड़ा गया 52वें संविधान संशोधन द्वारा दोस्तों। और फिर 11वीं आपको पता है कि ग्राम पंचायत संबंधित है, 11वीं दोस्तों 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। ठीक है, और दोस्तों ये लागू कब से हो, तो 22 अप्रैल 1993, इसलिए। ठीक है, और दोस्तों इसके देखिए ग्राम पंचायत के बारे में आपको पता है कि आर्टिकल 40 में भी बताया गया। टोटल 29 विषय पे काम करने के लिए दिया गया। ठीक है, और कौन सी दोस्तों, त्रिस्तरीय है ग्राम पंचायत दोस्तों, आपको पता होना चाहिए जिला, ब्लॉक और ग्राम किसकी सिफारिश पे लाया गया, तो बलवंत राय मेहता समिति के। ठीक है, और सबसे पहले कहां लागू किया गया, तो 2 अक्टूबर 1959 को नागौर जिले राजस्थान से। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 12वीं सूची दोस्तों बात करते हैं, तो नगर पालिका की जिम्मेदारियां दी गई हैं। ठीक है, 74वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया इसको। ठीक, देखिए 73 में 11वीं। ठीक है, और लागू 1 जून 1993 से, और टोटल 18 विषय। ठीक है, तो अनुसूची जब बात करें दोस्तों, तो देखिए 8 पहले से 9वीं जोड़ी गई, 9वीं प्रथम संविधान संशोधन द्वारा, फिर 10वीं दोस्तों दर बदल 52वें द्वारा, और फिर दोस्तों 11वीं नगर पालिका ग्राम पंचायत दोस्तों 73वें द्वारा जोड़ी गई, और फिर 12वीं जोड़ी गई दोस्तों 74वें द्वारा। ठीक है, ये है आपकी, ठीक है, नगर पालिका वाली। चलिए अब देखते हैं दोस्तों पहला अनुच्छेद क्या है दोस्तों, पहला देखिए अब सीधा भाग देखेंगे। देखिए भाग प्रथम क्या कहता है, संघ तथा उसके राज्य क्षेत्र दोस्तों, अनुच्छेद 1 से 4 तक है। देखिए इसमें क्या बताएगा, किसी राज्य को अपने मिलाना। देखिए अनुच्छेद 1 क्या कहता है, संघ का नाम और राज्य क्षेत्र ना, कोई संघ के नाम, कितने संघ है दोस्तों, आपको पता है कि 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, तो उसका उल्लेख इसमें है अनुच्छेद 1 में। ठीक है, देखिए अनुच्छेद 2 क्या कहता है, नए राज्य का प्रवेश या स्थापना दोस्तों। ठीक है, कोई भी विदेश से हम कोई भी अगर मान लिया कि हमसे नेपाल मिलना चाहते हैं दोस्तों भारत में, तो हम किसके तहत मिलाएंगे, तो अनुच्छेद 2 के तहत। ठीक है, जिस तरह से आपको पता है 35वें संविधान संशोधन द्वारा हमने सिक्किम को मिलाया था। ठीक है, सही दर्जा दिया था। अब 3 में क्या कहता है, देखिए 2 में कह रहा कि विदेश से किसी को मिला लो, तीसरे में कह रहा है कि अपने ही अंदर दोस्तों कोई नए राज्य का निर्माण कर लो, या फिर उनके सीमाओं परिवर्तन कर लो, उनका नाम बदल लो। ठीक है, तो ये चीज कौन कहता है, अनुच्छेद 3 कहता है। जैसे उत्तर प्रदेश से काट के उत्तराखंड बनाया गया, कब, 9 नवंबर 2000 में। कब, 9 नवंबर 2000 को ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया। ठीक है, आपको पता है जम्मू कश्मीर से लद्दाख बनाया गया। ठीक है, इस तरीके से। चौथी अनुसूची में क्या कहा गया दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो पहली और दूसरी अनुसूची के द्वारा कहा गया है, और ठीक है, तो उसके अधीन दोस्तों आपको बता दें कि ये क्या है, कि इसको जो भी संशोधन होंगे दोस्तों वो साधारण संशोधन हो जाएंगे। ठीक है, मतलब कि उन्हें उनके लिए आर्टिकल 368 की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, एक चीज और बता दें कि दोस्तों आजादी के समय दोस्तों भारत में 552 से अधिक देशी रियासतें थी। ठीक है, टूटा हुआ था, जिन्हें भारत में मिलाने का श्रेय दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन को जाता है। ठीक है, 3 लोग थे, नहीं मिल रहे थे। ठीक है, कौन कौन से थे, जम्मू कश्मीर पूछा गया, जम्मू कश्मीर किस तरह मिला, तो विलय पत्र पर हस्ताक्षर द्वारा। जूनागढ़ दूसरा था दोस्तों। ठीक है, गुजरात का सफर था दोस्तों, ये जन्म संग्रह द्वारा इसको मिलाया गया। और दोस्तों हैदराबाद को किस तरह मिलाया गया, पुलिस कार्रवाई द्वारा, ऑपरेशन पोलो चला के। ये क्वेश्चन पूछा था किस तरह मिलाया गया किसको। ठीक, कौन से 3 थे दोस्तों जो नहीं मिल रहे थे, तो जम्मू कश्मीर, जूनागढ़, हैदराबाद। ठीक है, चलिए अब भारत देखिए नागरिकता, दूसरा भाग क्या है, नागरिकता। भाग 2 क्या है, नागरिकता कहां से कहां तक है, तो आर्टिकल 5 से 11 तक। ठीक, अनुच्छेद 5 से 11 तक। देखिए 5 में क्या कहा गया है, संविधान के प्रारंभ में नागरिकता का बने रहना। ठीक है, देखिए 5 में संविधान के प्रारंभ में नागरिकता का बने रहना। देखिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप बस इसको देखते रहिए। ठीक है, जहां पे इंपॉर्टेंट होगा बता देंगे।
ठीक। अब देखिए 6 में कहा गया पाकिस्तान से भारत आने वाले नागरिकों के लिए, ठीक है, और 7 में पाकिस्तान चले जाने वाले, जैसे मान लिया कोई भारत से पाकिस्तान चलेगा। 8 में क्या है, भारत के बाहर रहने वाले नागरिकों व्यक्तियों की नागरिकता के बारे में। 9 में विदेशी राज्य की नागरिकता किसी ने ले ली दोस्तों, उसके साथ क्या होगा उसका, है ना। और 10वीं में दोस्तों नागरिकता के बने रहना। 11वीं में क्या कहा गया दोस्तों, 11वीं इंपॉर्टेंट, 11वां इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, संसद द्वारा नागरिकता के लिए कानून बनाने की शक्ति। मतलब कि इसमें कहा गया, अगर क्वेश्चन आएगा कि नागरिकता संबंधी कानून कौन बना सकता, तो संसद है, ठीक है। आपको बता दें इसके लिए एक अधिनियम लाया गया दोस्तों, कौन सा, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 लाया गया। आपको पता होना चाहिए, बहुत चर्चित था क्योंकि सीएए वाला मैटर इसी से हुआ था, ठीक है, याद रखेंगे। अब क्वेश्चन आ सकता है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम दोस्तों, इसमें कितनी बार संशोधन हुआ, 6 बार। कब कब, 1986, 92, 2003, 2005, 2015, 2019, ये सबसे लेटेस्ट दोस्तों, जिसमें सीएए वाला बवाल हुआ था, ठीक है। अब आपको बता दें, क्वेश्चन पूछा था दोस्तों, भारत में नागरिकता कितने प्रकार से मिल सकती है दोस्तों, 5 तरीके से। किस तरह याद रखें दोस्तों, ब्रांड, BRAND, ब्रांड याद रख लें। B से बाई बर्थ यानी जन्म से, R से रजिस्ट्रेशन यानी पंजीकरण द्वारा, A से एरिया, मान लिया दोस्तों किसी पे हमने हमला करके किसी को जीत लिया तो उसको भी नागरिकता मिल जाएगी। जैसे मान लिया दोस्तों पाकिस्तान है, पाकिस्तान से युद्ध होता दोस्तों, पाकिस्तान को हम जीत लेते दोस्तों, पाकिस्तान के नागरिकों को स्वतः भारत की नागरिकता मिल जाएगी ना। देशीकरण दोस्तों, नेचुरलाइजेशन, आपको पता होगा जिस प्रकार से मदर टेरेसा को दिया गया दोस्तों, ठीक है, नागरिकता, ठीक है। और इसी पे दोस्तों आपको पता है इसीलिए सीए हुआ था, सीए का बवाल दोस्तों इसी पे आधारित है ना, देशीकरण पे, ठीक है। अगला है डिसेंट, वंशानुगति। देखिए देशीकरण पे कैसे मिलता है दोस्तों, किसी उस व्यक्ति को जो बाहर से दोस्तों विदेश से आया, हमारे देश की नागरिकता लेना चाहता है देशीकरण द्वारा, उसे कम से कम 22 अनुसूची में, सॉरी तो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं, कम से कम एक भाषा का ज्ञान होना चाहिए और अपने देश के लिए कुछ अच्छा कर रहा हो, ठीक है। चलिए अब आगे देखते दोस्तों, तीसरा है मूल अधिकार दोस्तों, यहां से क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट बनेंगे। पहली चीज पूछेगा मूल अधिकार दोस्तों कहां से कहां तक है, तो 12 से 35 तक, अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकार का वर्णन है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे, ये मत भूलिएगा, यहां से इंपॉर्टेंट है। कहां से लिया गया, अमेरिका, कहां से, यूएसए से दोस्तों। इसको क्या बोलते हैं, तो मैग्ना कार्टा बोलते हैं, ठीक है, अधिकारों का मैग्ना कार्टा बोलते हैं, समझिएगा। अब देखिए भाग 3 हमने बता दिया दोस्तों मूल अधिकार, तो इसकी विशेषता समझते हैं। देखिए ये अमेरिका से प्रभावित क्वेश्चन आएगा, कहां से लिया गया था, अमेरिका से। भाग 3 देखिए, भारत संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहते हैं दोस्तों, ठीक है। और देखिए मूल संविधान में इसकी संख्या 7 थी, अब क्या है 6 दोस्तों, क्योंकि आपको पता है कि संपत्ति के अधिकार को हटा के दोस्तों यहां से विधिक अधिकार बना दिया गया। अब देखिए क्वेश्चन आता है कि मूल अधिकारों की विशेषता, ठीक है। अब देखिए पूछेगा मूल अधिकारों का संरक्षण कौन है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट है। क्या, सुप्रीम कोर्ट, आपको पता है रिट दायर करती है दोस्तों, ठीक है, रिट दायर करती है दोस्तों किसके, आर्टिकल 32 तहत ना। और प्रतिबंध कौन लगा दोस्तों, मान लिया कभी प्रतिबंध लगाना हुआ दोस्तों, किसी को हटाना, मान लिया कोई मूल अधिकार हटाना हुआ या फिर जोड़ना हुआ दोस्तों, वो कौन करेगा, तो दोस्तों संसद करेगी। निलंबित कौन करता है दोस्तों, राष्ट्रपति करता है, जब आपातकाल लगता है, ठीक, जब आपातकाल लगता है तो दोस्तों निलंबित करता है, ठीक, कौन, राष्ट्रपति। आर्टिकल 20-21 को कभी निलंबित नहीं किया था, ये क्वेश्चन बहुत बार बना है, ठीक है। और ये वाद्य योग है दोस्तों, अगर इनका हनन होता आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है। चलिए यह न्यायोचित है, जब भी इनका उल्लंघन होता तो व्यक्ति अदालत जा सकता है दोस्तों, आपको पता है। और इनकी सुरक्षा गारंटी देता है सुप्रीम कोर्ट ही, इनकी सुरक्षा की गारंटी देता है, समझिए। पीड़ित व्यक्ति जो है सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, यह आवश्यक नहीं कि केवल हाई कोर्ट के खिलाफ ही वह जाए, अपील कहीं भी जा, सीधा मतलब सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अगर आपके मूल अधिकार का हनन होता है। अब देखिए ये स्थायी नहीं है, मतलब ये परमानेंट है दोस्तों, इसमें कटौती की जाती है, कमी भी की जाती है, संशोधन अधिनियम के तहत दोस्तों इसमें कटौती कर सकते हैं, इसमें कमी भी कर सकते हैं। एक चीज याद रखेंगे, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान दोस्तों आर्टिकल 20 और 21 को छोड़ करके दोस्तों सभी को निलंबित किया जा सकता है दोस्तों, केवल यही निलंबित नहीं होंगे दोस्तों। क्वेश्चन पूछा जाएगा कौन से मौलिक अधिकार कभी खत्म नहीं किया जा सकते दोस्तों, 20 और 21, आर्टिकल 20 और 21। एक चीज और याद रखेंगे, जैसे ही आपातकाल लगेगा दोस्तों तो आर्टिकल 19, क्या, आर्टिकल 19 अपने आप रद्द हो जाता है, मतलब कि आर्टिकल 19 दोस्तों अपने आप ये मौलिक अधिकार छीन लेता है 19 वाला, ठीक है। बाकी दोस्तों 20-21 नहीं छीन सकते, और बाकी के सभी दोस्तों राष्ट्रपति द्वारा ही छीने जाते हैं। चलिए अब दोस्तों वर्तमान में टोटल 6 मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं। समता का अधिकार दोस्तों 14 से 18 तक दिया गया है, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक दिया गया है दोस्तों, और शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24, और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार दोस्तों 25 से 28, और संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार दोस्तों 29 से 30, और 32 में दोस्तों कौन सा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। चलिए अब आपको बता दें, एक जो बच्चा यहाँ पे दोस्तों 31 वाला, तो 31 वाला दोस्तों संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा के 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 द्वारा दोस्तों हटा के इसे 300A में रख दिया गया दोस्तों, वहां पे इसको विधिक अधिकार बना देगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं इसके बारे में थोड़ा डीपली से दोस्तों। 12 में से कोई मतलब नहीं है, 13 में कोई मतलब नहीं, दोस्तों 14 से देखते हैं ना। समता का अधिकार दोस्तों 14 से 18। देखिए 14 में क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये पूछा था, विधि के समझ समता, ठीक है, सब कोई क्या है, कानून के समान बराबर है, समान है। अब देखिए 15 में क्या कहता है दोस्तों कि किसी साथ धर्म,
मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है और पूछा जा रहा है दोस्तों। अब देखिए 16 में पूछा है लोक नियोजन की में अवसर समानता, मतलब सभी को दोस्तों नौकरी में समानता होगा ना, सबको समान दृष्टि से देखा जाएगा, ठीक है, 16 में कहा गया। 17 में अस्पृश्यता का अंत बहुत बार पूछा गया, इस बार भी लगातार ये क्वेश्चन आ ही रहा यूपीएसआई में, ठीक है। चलिए 18 में दोस्तों उपाधियों का अंत, दोस्तों क्या उपाधियों का अंत दोस्तों आपको 18 में बताया गया, तो ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, क्या उपाधियों का अंत 18 में, ठीक है। चलिए अब दोस्तों स्वतंत्रता का अधिकार आपको पता है कि 19 से 22 तक है। इसमें दोस्तों पहला क्या है 19 वाक की स्वतंत्रता, दोस्तों आपको पता है कि मूल संविधान में 7 प्रकार की स्वतंत्रता थी दोस्तों, अब मगर दोस्तों कितनी अब 6 ही बची है। 44वें संविधान संशोधन द्वारा दोस्तों एक हटा दिया गया, ठीक है, तो इसमें से भी एक 6 है। देखिए 19 में भी टोटल 7 स्वतंत्रता थी जिसमें से एक हटा दिया गया, ठीक है, तो ये चीज भी याद कर लेंगे। और आपको बता दें जब भी दोस्तों आपातकाल लगेगा तो ये अपने आप निरस्त हो जाता है, ठीक, ये अपने आप निरस्त होगा और 20-21 कभी नहीं होगा, तो ये चीज याद रखेंगे, ठीक है। देखिए 20 में क्या है, ये दोनों दोस्तों कभी मतलब ये कभी भी दोस्तों इनको रद्द नहीं कर सकते दोस्तों, मौलिक अधिकार को, ये जो 20-21 हैं इनको कभी रद्द नहीं किया था। देखिए 20 में क्या है अपराधों के दोष सिद्धि का ना, अपराधों के खिलाफ दोस्तों दोष सिद्धि, मतलब आपने कोई अपराध किया है नहीं किया दोस्तों इसके खिलाफ तो आप बोल सकते हैं ना। और प्राण एवं दहेज स्वतंत्रता, किसी जीने का अधिकार तो होना ही चाहिए ना, तो ये दोस्तों कभी भी रद्द नहीं होता, ठीक है। 21 में क्या है प्राण एवं दहेज स्वतंत्रता, बहुत बार पूछेगा, ये सब ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, चीज रट लीजिएगा, ठीक है। अगला है 21 का 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार, दोस्तों इसको मौलिक अधिकार बनाएगा। शिक्षा का अधिकार को मौलिक अधिकार कब बनाएगा दोस्तों 86 में संविधान संशोधन 2002 द्वारा, ठीक है। इसी के तहत दोस्तों आपको पता है 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया, ठीक। अब देखिए 22 बहुत बार पूछा गया, रोज रोज पूछा था 22 आर्टिकल 22, इसमें क्या कुछ दशाओं में गिरफ्तारी संरक्षण दोस्तों, ठीक है, कौन कौन सी स्वतंत्रता दी गई है। गिरफ्तार अगर किसी कोई करता है दोस्तों, पहले आप गिरफ्तारी कारण पूछ सकते हैं, दूसरा क्या है दोस्तों 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा, और तीसरा क्या है मनपसंद की वकील करने की सलाह का अधिकार, दोस्तों आप मनपसंद से वकील से दोस्तों सलाह कर सकते हैं, ठीक है, तो ये अधिकार अनुच्छेद 22 देता, और ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया। देखिए सभी इंपॉर्टेंट मूल अधिकार के, ठीक है। चलिए अगला शोषण के विरुद्ध अधिकार, देखिए 23 क्या है कि मानव के दुर्व्यवहार एवं बालाश्रम का निषेध, और दोस्तों 24 ये इंपॉर्टेंट है कारखानों में दोस्तों बालकों के नियोजन का निषेध, मतलब कारखानों में दोस्तों बालक को नियोजित नहीं कर सकते, कितने से कम वर्ष के, तो 14 से कम वर्ष के बालकों को कारखाने में नियोजित नहीं कर सकते, 24 कहता है, ठीक है। अब देखिए 25 में क्या आ गया दोस्तों, 25 से 28 तक धर्म की स्वतंत्रता है, ठीक है। 25 में क्या दोस्तों धर्म का आचरण, मतलब कि आचरण करने का, देखिए क्वेश्चन पूछा गया था कि दोस्तों जो पंजाबी सिख लोग होते दोस्तों वो कृपाण किस अनुच्छेद के तहत धारण करते दोस्तों, तो किसके तहत 25 के तहत। जैसे हम लोग है दोस्तों तिलक लगा सकते, कलाव बांधते दोस्तों, वो किसके तहत, तो हमें आचरण की स्वतंत्रता आर्टिकल 25 तहत, ठीक है। और आपको बता दें जो पूजा करना, नमाज पढ़ना दोस्तों, प्रे करना जैसे करते हैं तो वो सब 26 के तहत होता है, आर्टिकल 26 के तहत, ठीक है। और 27 क्या कहता है दोस्तों, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, किसी भी विशेष धर्म में अवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में बताया गया। 27 और 28 दोस्तों शैक्षणिक संस्थानों के बारे में बताया गया, ठीक है। चलिए अब संस्कृति और एवं शिक्षा का अधिकार दोस्तों आपको पता है 29-30 में दोस्तों अल्पसंख्यक के हितों में बताया गया है, 29-30 याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अब 31 देखते हैं, 31 हटा देगा दोस्तों, 32 देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों, भीमराव अम्बेडकर ने इसे क्या बोला है, आर्टिकल 32 को दोस्तों क्या बोला है, संविधान की हृदय या आत्मा। ठीक क्यों बोला है, क्योंकि दोस्तों ये क्या करता है, हमारी जो मौलिक अधिकार उनकी रक्षा करता है, ठीक है। आपको बता दें कि मौलिक अधिकार के हनन होने पर सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है, कौन कौन सी, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश दोस्तों, परमादेश के बाद दोस्तों प्रतिषेध, उत्प्रेरण और अधिकार परीक्षा दोस्तों, ठीक। तो चलिए दोस्तों ये हमारी एक मैराथन क्लास है दोस्तों, 12 घंटे की हिंदी साहित्य की, अगर इसको आप पढ़ सकते हैं तो पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बल्कि आपको पता है कि हम देख चुके हैं दोस्तों, मौलिक अधिकार देख चुके हैं। चलिए अब नीति निर्देशक तत्व देखते हैं, क्या नीति निर्देशक तत्व देखते हैं दोस्तों। ये देखिए आपको पता है कि 36 से 51 तक है दोस्तों, ठीक, आयरलैंड से लिए गए, मोस्ट इंपॉर्टेंट कहां से कहां तक, 36 से 51 तक कहां से लिए गए, आयरलैंड से लिए गए, ठीक है। चलिए अब देखिए ये बात ये जिस प्रकार से दोस्तों, अब देखिए जैसे कि मौलिक अधिकार के लिए हम कोर्ट जा सकते हैं दोस्तों, इनके लिए कोर्ट नहीं जा सकते हैं। ये देखिए जो आपके ये हैं नीति तत्व दोस्तों, ये राज्य सरकार के ऊपर होता है, राज्य सरकार चाहे इनको लागू करे, नहीं चाहते नहीं लागू करे, ठीक है। इनका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। आपको बता दें इसमें दोस्तों जो नीति निषेध तत्व है दोस्तों, इसमें क्या होता है, समाजवादी, उदारवादी और गांधीवादी के लक्षण मिलते हैं, इसमें गांधीवादी विचारधारा भी मिलती है, ठीक है। अब देखिए एक चीज समझिएगा, इसको दोस्तों ग्रेनविल है ना, ऑस्टिन ने इसे संविधान की आत्मा कहा था। देखिए पूछा जाएगा ग्रेनविल ऑस्टिन ने किसे संविधान की आत्मा कहा, तो दोस्तों किसको कहा है, नीति निषेध तत्व को। और संविधान की आत्मा किसको कहते हैं दोस्तों, प्रस्तावना कहते हैं। और भीमराव अम्बेडकर ने किसको कहा, तो आर्टिकल 32 को, ठीक है। चलिए
दोस्तों 36 में क्या है, इसकी परिभाषा है। और दोस्तों 38 में ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। चलिए अब 29 देखते हैं। 29 का, ठीक है, 29 का दोस्तों समान न्याय एवं निःशुल्क विधि सहायता, दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसे 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट। और उससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों आर्टिकल 40। क्या आर्टिकल 40 कहता है, ग्राम पंचायतों का गठन। दोस्तों आपको पता है 73वें संविधान संशोधन द्वारा दोस्तों ग्राम पंचायत के लिए दोस्तों 29 विषय बताए गए थे। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी ना, तो ये भी याद रख लेंगे। दोस्तों 41 का कहता है कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अवसर। दोस्तों ये भी क्वेश्चन आज एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, चलिए 42 में देख लीजिए, काम की न्याय संगत और मनोमानवोचित है ना दशाओं की प्रसूति के साथ दोस्तों कोई मतलब सरकार जो है हेल्प करेगी, ठीक है, लोगों की। चलिए 43 में क्या है दोस्तों, ये समझिएगा, कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी। दोस्तों आपको पता है जैसे कि योजना चलती है न्यूनतम मजदूरी, दोस्तों श्रम योगी बंधन योजना, मुद्रा योजना, दोस्तों वो इसी आर्टिकल अनुच्छेद 43 के तहत चलती हैं। और उससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता, एक समान सिविल संहिता दोस्तों, जबकि आपको पता है केवल गोवा में लागू है। ठीक है, समान सिविल संहिता सबके लिए दोस्तों बराबर होगा, किसी का कोई जैसे कि मुस्लिम दोस्तों आपके सरिया कानून की तरह चलते हैं, हिंदू दोस्तों हिंदू कानून की तरफ, तो ऐसा कुछ नहीं होगा, सभी के लिए समान हो जाएगा। अगर ये लागू हुआ तो ये आर्टिकल 44 कहता है सभी लोग समान। ठीक है, चलिए 45 का कहता है दोस्तों 5 वर्ष से कम के बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। दोस्तों और 46 में क्या है कि जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य दुर्बल वर्गों के लिए शिक्षा एवं अर्थ संबंधी हितों में अभिवृद्धि। दोस्तों ठीक है, चलिए 47 कहता है दोस्तों कि पोषाहार को ऊंचा करना। दोस्तों ठीक, जैसे कि गुटखा उटका शराबबंदी, दोस्तों इसी तहत आर्टिकल 47 तहत दोस्तों पूछा जा सकता है कि शराबबंदी गुटखा किस आर्टिकल तहत किया जाता, तो 47। ठीक है, देखिए 48 मोस्ट इंपॉर्टेंट कृषि और पशुपालन संगठन। ठीक, और 48 का ए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट से भी इंपॉर्टेंट दोस्तों पर्यावरण, वन एवं वन्य जीवों की रक्षा। दोस्तों 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 द्वारा जोड़ा गया। चलिए अगला है दोस्तों 49 में राष्ट्रीय स्मारक स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण बताया गया है। और देखिए ये आप देखिए ये 50 में बहुत पूछा गया, कार्यपालिका और न्यायपालिका क्या है 50-50, यानी अलग कर दिएगा। कार्यपालिका और न्यायपालिका पृथक्करण किसमें है, अनुच्छेद 50 में। और अनुच्छेद 51 क्या कहता है दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में अभिवृद्धि। दोस्तों क्या कहता है, अनुच्छेद 51। दोस्तों ये मैराथन क्लास दोस्तों हिंदी की आप देख सकते हैं। तो दोस्तों ये हो गई हमारी नीति से तत्व। दोस्तों आप देखते हैं मौलिक कर्तव्य, दोस्तों मूल कर्तव्य। ठीक, मूल कर्तव्य मौलिक कर्तव्य आपको बता दें दोस्तों, इसे बाद में जोड़ा गया। क्वेश्चन आएगा कि मूल कर्तव्य दोस्तों मूल संविधान में कितने थे, दोस्तों मूल संविधान में कोई मूल कर्तव्य नहीं था, इसे बाद में जोड़ा गया। कहां पे, तो भाग 4A और 51 का में। दोस्तों ठीक है, चलिए अब देखिए ये रूस से लिए गए दोस्तों, सरदार स्वर्ण सिंह की सिफारिश दोस्तों 44वें संविधान संशोधन द्वारा इसे जोड़ा गया। देखिए जब इसे जोड़ा गया उस समय दोस्तों केवल 10 मौलिक कर्तव्य थे। दोस्तों ठीक है, फिर 86वां संविधान संशोधन आया दोस्तों 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। ठीक है, एक जोड़ा गया दोस्तों, तो 86वें संविधान संशोधन द्वारा दोस्तों टोटल 11 हो गए मौलिक कर्तव्य। ठीक है दोस्तों, आपको पता है कुल मूल कर्तव्य कितने हो गए, 11 हो गए। ठीक है, तो दोस्तों वर्तमान में कितने हैं, 11 हैं। एक देखिए 10 कब जोड़ा गया, 42वें संविधान संशोधन द्वारा, फिर 86वें संविधान संशोधन द्वारा एक और जोड़ा गया, यानी आप कितने हो गए, 11 हो गए। तो दोस्तों आपको बता दें कि 51 में क्या है, मूल कर्तव्य। क्या है दोस्तों, मूल कर्तव्य। ठीक है, 4 तक देख लेता। भाग 5 देखिए, भाग 5 में क्या होता है, संघ होता है। कैसे याद करें, देखिए आपके हाथ में 5 उंगलियां होती है और पांचों मिलकर दोस्तों एक संघ का निर्माण करती है, यानी कि यूनिटी। ठीक है, कहां से कहां तक है दोस्तों, तो 52 से 51 तक, 151 तक है। ठीक है, अब देखिए इसको हम बांट सकते हैं। कैसे बांट के पढ़ेंगे दोस्तों, तो हम आपको बताना चाहते हैं, इसको हम बांट के पढ़ सकते हैं, ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, तो अब बांट कैसे पढ़ेंगे, आपको पता होना चाहिए कि ये है 52 से 151 तक फैला हुआ है। तो दोस्तों आपको बता दें कि हम पहले देखेंगे इसमें कार्यपालिका होगी। कार्यपालिका कहां तक होगी, तो 52 से 58 तक। क्वेश्चन पूछेगा कि संघ की कार्यपालिका के सदस्य कौन कौन होते हैं दोस्तों, तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि पिछली बार यूपीएससी में पूछे गए थे कि संघ की कार्यपालिका कौन कौन सदस्य होते हैं। तो देखिए एक चीज आपको बता दें कि जो भारतीय संघ है दोस्तों, इसमें कार्यपालिका के 2 भागों में बांटा गया। पहला होता है एक नाम मात्र की कार्यपालिका, एक वास्तविक कार्यपालिका। तो आपको पता है नाम मात्र की कार्यपालिका में कौन, राष्ट्रपति जी आते हैं। ठीक है, महोदय राष्ट्रपति जाते हैं। और जो वास्तविक कार्यपालिका आपको पता है केवल राष्ट्रपति नाम के लिए होते हैं, बाकी सारा काम कौन करता है, तो पीएम करता है, उनका मंत्रिमंडल करता है। तो याद रखेंगे नाम मात्र की कार्यपालिका के अध्यक्ष कौन होते हैं दोस्तों, राष्ट्रपति। और दोस्तों वास्तविकता के कौन होते हैं, पीएम और मंत्रिमंडल। दोस्तों और हमारा जो कार्यपालिका दोस्तों संसदीय कार्यपालिका, क्या है, संसदीय कार्यपालिका है दोस्तों, ये भी याद रखेंगे। अब देखिए हमारी कार्यपालिका के कौन कौन सदस्य हैं दोस्तों, संघ की कार्यपालिका के सदस्य कौन कौन से, तो राष्ट्रपति है अनुच्छेद 52 में, उपराष्ट्रपति भी होगा अनुच्छेद 63 में, और मंत्रिमंडल होगा अनुच्छेद 74 में। दोस्तों मंत्रिमंडल में 3 तरीके होते हैं, कैबिनेट वाले, राज्य वाले, उप मंत्री वाले। ठीक है, प्रधानमंत्री होगा 75
आर्टिकल 75A में दोस्तों, 76 में क्या होगा, महान्यायवादी। तो ये है कार्यपालिका के दोस्तों हिस्सा, ठीक है, कार्यपालिका के हिस्सा है दोस्तों संघ की। वहीं राज्य की बात कर ले, राज्य की कार्यपालिका में कौन कौन होता है दोस्तों, तो आपको बता दें, जैसे राष्ट्रपति जहाँ राज्यपाल हो जाएगा, उपराष्ट्रपति वहां होता नहीं, क्योंकि उपराज्यपाल वहां नहीं होता, ठीक है। मंत्रिमंडल तो होता है, वो भी हो जाएगा मंत्रिमंडल राज्य की कार्यपालिका में, और प्रधानमंत्री जहां मुख्यमंत्री होगा, और महान्यायवादी जहां महाधिवक्ता होगा, ठीक है, तो वहां भी होता है आपका राज्य में, ठीक है। तो दूसरा देखिए, हम पढ़ेंगे 52 से 78 दोस्तों कार्यपालिका, इसमें हम राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिमंडल, प्रधानमंत्री और न्यायवादी पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों देखेंगे संसद, दोस्तों संसद, ठीक है, कहां से 79 से 122 तक, है ना, मतलब कि 79 से लेकर के 122 तक। और फिर दोस्तों एक है राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां, क्या, एक है राष्ट्रपति की विधायी शक्ति दोस्तों, इधर कट रहा है थोड़ा सा, तो किसमें है, आर्टिकल 123 में, जिसको अध्यादेश बोलते हैं, वो पढ़ेंगे। फिर दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय है आपका 124 से लेकर के 147 तक, वो देखेंगे। फिर दोस्तों CAG कैग है, कहां से 148 से लेकर के 151 तक, तो ये देखेंगे। चलिए, उसके पहले हम कुछ आपको बताना चाहते हैं बेसिक चीजें, वो जान लीजिए, क्योंकि वो भी जानना आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों जानते, देखिए शासन के अंग की बात करते हैं दोस्तों, तो शासन के आपके 3 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं दोस्तों, 3 अंग होते हैं शासन के। क्या, शासन के 3 अंग होते हैं, कौन कौन से, तो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। आपको भी पता होगा विधायिका क्या होती है, समझिएगा विधायिका होता क्या है। पहली चीज, विधायिका क्या होती है दोस्तों, तो आपको बता दें, विधायिका वो होती है दोस्तों जो कानून का निर्माण करती है। देखिए कानून बनाती जो विधायिका होती है, जैसे कि संसद हो गया, है ना, और दोस्तों जो संसद हो गया, संसद में लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, यही तो कानून बनाते हैं, ठीक है। तो याद रखेंगे विधायिका कौन सी होती है, जो कानून बनाती है। अब देखिए कार्यपालिका क्या होती है, तो आपको बता दें, सरकार का वह अंग जो विधायिका द्वारा बनाए गए कानून को लागू करती है, मतलब कार्यपालिका कार्य करवाती है, वो जो कानून संसद बना के देता है उसको दोस्तों लागू करवाना किसका काम होता है, कार्यपालिका का, ठीक है। किसका होता है दोस्तों, कार्यपालिका का। तो याद रखेंगे, ठीक है, याद रखें दोस्तों, संसदीय सरकार है अपने यहाँ, ठीक है, और कार्यपालिका समझ गए दोस्तों, है ना, और कार्यपालिका के बारे में हमने बताना भी, ठीक है। तो कार्यपालिका कहती है इसको लागू कराती है दोस्तों। न्यायपालिका आपको पता है कि न्याय देती है, ठीक है। तो 3 चीजें आपने देख ली। अब देखिए जो विधायिका है, विधायिका के बारे में थोड़ा सा हम जान ले, फिर उसके बाद आर्टिकल संघ 5 के बारे में हम पढ़ने वाले। देखिए विधायिका क्या होता है, तो आपको बताना चाहेंगे दोस्तों कि विधायिका 2 तरीके की होती है, ठीक है। एक होता है दोस्तों केंद्र स्तर पे, ठीक है, केंद्र स्तर पे दोस्तों जिसको हम संसद बोलते हैं। देखिए केंद्र में दोस्तों संसद होगा, और राज्य स्तर पे दोस्तों विधानमंडल होगा। क्या, राज्य स्तर पे दोस्तों विधानमंडल होगा। तो इसके बारे में देखेंगे दोस्तों बिल्कुल अच्छे से। देखिए एक एक चीज आपका क्लियर होकर जाएगा यहां से दोस्तों, ठीक है। तो आपको बता दें, देखिए आप अगर वीडियो देख रहे हैं दोस्तों शेयर जरूर कर जाएगा, क्योंकि बहुत मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। तो आपको बता दें कि देखिए केंद्र स्तर पर कौन होगा, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। देखिए संसद होता है केंद्र स्तर पर, पूछेगा विधायिका दोस्तों, केंद्र स्तर की विधायिका क्या बोलते हैं, संसद बोलते हैं। कितने अंग है दोस्तों, तो आपको पता 3 अंग हैं, ठीक है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ठीक है। सदन कितने हैं, तो 2 ही हैं, ठीक है। और दोस्तों वहीं अगर राज्य की बात कर ले तो राज्य विधानमंडल बोलते हैं, जिसके दोस्तों 3 अंग इसके भी होते हैं, विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। मगर दोस्तों क्या, मगर दोस्तों एक चीज याद रखेंगे कि राज्य स्तर पर 3 तो होते दोस्तों, विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। मगर दोस्तों विधान परिषद हर एक राज्य में नहीं होती, ये केवल और जैसे यूपी हो गया, महाराष्ट्र हो गया, बिहार हो गया, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और दोस्तों कर्नाटक और तेलंगाना, तो इतने राज्यों में, लगभग 6 राज्यों में दोस्तों, तो वहीं पर है ये केवल विधान परिषद। तो दोस्तों जहां पे होती है उनको हम द्विसदनात्मक बोलते हैं। तो द्विसदनात्मक व्यवस्था ना, तो आप कह सकते हैं कि 22 राज्यों में 1 सदनात्मक है और 6 राज्यों में दोस्तों द्विसदनात्मक है। तो ये चीज याद रख लेंगे, ठीक है, बिल्कुल अच्छे से दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इसके बारे में हम अच्छे से देखते हैं। तो पहले शुरू करते हैं दोस्तों भाग 5 से। तो चलिए दोस्तों देखिए भाग 5 में हमने बताया था संघ के बारे में बताया गया। 52 से लेकर के 151 हमने पहले बांट दिया था कि, है ना, कहां से क्या पढ़ेंगे। देखिए 52 में क्या है दोस्तों, भारत का राष्ट्रपति होगा। क्या होगा, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ठीक है। और दोस्तों 53 में क्या कहा गया, संघ की कार्यपालिका की शक्ति दोस्तों, ठीक है। इसमें क्या कहा गया कि दोस्तों संघ की जो कार्यपालिका की शक्ति होगी राष्ट्रपति में निहित होगी। राष्ट्रपति उस शक्ति का स्वयं अथवा अधीनस्थ द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दोस्तों उसका यूज कर सकता है। और इसी में कहा गया है कि राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सुप्रीम कमांडर होगा, ठीक है।
तीनों सेनाओं का सुप्रीम कमांडर आपसे पूछा जाएगा कि तीनों सेनाओं जल थल वायु का सुप्रीम कमांडर कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। ये क्वेश्चन बच्चों वाला है, आपको पता भी होगा, ठीक है। और 254 में राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल बताएगा कि निर्वाचन मंडल, देखिए राष्ट्रपति निर्वाचन कैसे होगा, उसके निर्वाचन मंडल द्वारा। तो कौन कौन इसमें भाग लेता है, ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बना हुआ है, ठीक है। तो कौन कौन भाग लेता है, तो आपको बता दें लोकसभा व राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, देखिए मनोनीत सदस्य भाग ही नहीं लेते, ये चीज याद रखेंगे। मनोनीत सदस्य आपको पता है कि 12 सदस्य राज्यसभा में होते हैं दोस्तों, ये भी भाग नहीं लेंगे। और 2 होते थे दोस्तों लोकसभा में, जो कि अब 104वें संशोधन द्वारा इसको हटा ही दिया गया, तो ये भाग नहीं लेंगे। और एक होता था दोस्तों, आपको पता है विधानसभाओं में दोस्तों एंग्लो इंडियन, वो भी हटा दिया गया। तो ये चीज आप याद रखें, केवल और केवल दोस्तों निर्वाचित, जो राष्ट्रपति मनोनीत करता है वो नहीं लेंगे भाग ना। तो लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, हर राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, जैसे कि यूपी के 403 हैं अधिकतम, ठीक है। तो देखिए एक चीज और बता दें, विधानसभाओं की सबसे ज्यादा संख्या दोस्तों 500 हो सकती है और सबसे कम 60 हो सकती है, मगर इसके अपवाद भी हैं, ठीक है। तो याद रखेंगे। और दोस्तों दिल्ली व पुदुचेरी विधानसभा के सदस्य भी भाग लेंगे। और दोस्तों आपको पता है कि अब जम्मू कश्मीर के भी लेंगे, अगर अब वोट होता है तो दोस्तों, ठीक है। तो याद रखेंगे कौन कौन भाग लेगा, लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली व पुदुचेरी। इसके अलावा दोस्तों अब जम्मू कश्मीर को भी शामिल कर लिया जाएगा, तो जम्मू कश्मीर के भी सदस्य इसमें भाग लेने वाले हैं। तो ये चीजें आपको बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए। और दोस्तों आपको बता दें कि जो ये दिल्ली और पुदुचेरी दोस्तों 70वें संविधान संशोधन द्वारा इसको शामिल किया गया था इसमें दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्या है दोस्तों। 55 में क्या है, राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति बताई गई है कि किस प्रकार से दोस्तों इसकी निर्वाचन किया जाएगा दोस्तों 55 में, ठीक है। आपको पता होना चाहिए किस तरह से होता है, एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा दोस्तों, ठीक है। किस प्रकार से एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा दोस्तों इसका चुनाव होता है। उसके अलावा समानुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर दोस्तों इसके मतलब इसका चुना जाता है, ठीक है। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए, ज्यादा हम इसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। और आपको एक चीज और बताना चाहते हैं दोस्तों कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए जमानत राशि दी जाती है दोस्तों। जमानत राशि कितनी है, तो वो दोस्तों 15,000 रुपए है, ठीक है। और इसके साथ में दोस्तों कि आपको बताना चाहूंगा कि 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक भी होना चाहिए अगर आप राष्ट्रपति चुनाव लड़ने जाते हैं। और दोस्तों जमानत जब्त कितना होता है दोस्तों, तो 1/6 हिस्सा, ठीक। अगर आप टोटल कुल वैध मतों का अगर 1/6 हिस्सा नहीं पाते तो आपकी जो जमानत राशि देते हैं आप वो जब्त हो जाती है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं दोस्तों। अब देखिए 56 में क्या है, आर्टिकल 56 राष्ट्रपति की पदावधि बताई गई। तो आपको बता दें कि राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल का होता है, परंतु दोस्तों अगर वो पहले भी अपना त्याग पत्र देना चाहे तो उपराष्ट्रपति को देगा। क्वेश्चन आएगा कि राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देगा, तो उपराष्ट्रपति को देगा। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जी को, ठीक है। चलिए अब 57 में क्या है, पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता। दोस्तों आपको पता है कि जैसे अमेरिका में दोस्तों केवल और केवल 2 ही बार राष्ट्रपति बन सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर दोस्तों ऐसा नहीं है, कितनी भी बार आप बन सकते हैं, वो 57 बताया गया है। 58 दोस्तों कि उसकी अहर्ता बताई गई है, क्या योग्यताएं होनी चाहिए। तो दोस्तों आपको बता दें कि राष्ट्रपति की क्या योग्यता होनी चाहिए कि लोकसभा के सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो और 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। तो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, 35 वर्ष की आयु। अगर 35 वर्ष की आयु है दोस्तों तो आप राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकते हैं, ठीक है। चलिए अब दोस्तों 59 में क्या है, राष्ट्रपति कुछ ले सकते हैं दोस्तों। और 60 में याद रखेंगे, 60 में ये इंपॉर्टेंट, 60 है क्या, राष्ट्रपति के शपथ के बारे में बताएगा। 60 में शपथ, देखिए राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, भारत का मुख्य न्यायाधीश। क्या, भारत का मुख्य न्यायाधीश दोस्तों शपथ दिलाता है। या दोस्तों उसके अनुपस्थित में, मान लीजिए न्यायाधीश नहीं है तो उसके उपस्थित में दोस्तों, अनुपस्थित में कौन दिलाएगा, तो उच्चतम। देखिए तब क्या होता, जो दोस्तों ज्येष्ठतम न्यायाधीश होगा दोस्तों, उपलब्ध जो ज्येष्ठतम, जो सबसे बड़ा न्यायाधीश होगा दोस्तों वही दिलाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है दोस्तों इस समय, तो एनवी रमन्ना है, ठीक है। एनवी रमन्ना, अब मान लीजिए दोस्तों अभी कोई आएगा तो एनवी रमन्ना जी ही दिलाएंगे, ठीक है, शपथ। चलिए अब 61 में दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा जा रहा है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। दोस्तों राष्ट्रपति को हटाया जाता, इम्पीचमेंट की, इम्पीचमेंट। देखिए अभियोग बोलते दोस्तों, देखिए होता अभियोग, मगर दोस्तों हम किसको हटा रहे, राष्ट्रपति यानी महामहिम को हटा रहे, इसीलिए इसको महाभियोग के नाम से जानते हैं। और आपको बता दें कि इसको किस तरीके से हटाया जाएगा, तो केवल और केवल एक ही कारण होता है राष्ट्रपति को इससे हटाने का, पद से हटाने का, वो होता है संविधान की अतिक्रमण की अवस्था में।
में, अगर संविधान का अतिक्रमण करता है दोस्तों तभी इसको हटाया जा सकता है दोस्तों। तो आपको पता होना चाहिए कि जो महाभियोग की प्रक्रिया होती है वो कहां से लाई गई है दोस्तों, अमेरिका से। कहां से ली गई है, अमेरिका से ली गई दोस्तों। ये चीज आपको बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए दोस्तों। कितने दिन पूर्व सूचना देके लाया था इंपीचमेंट यानी महाभियोग, तो 14 दिन पूर्व। अब देखिए क्वेश्चन आता है कि किस सदन से इसकी शुरुआत की जाएगी दोस्तों, तो आपको पता है महाभियोग किसी भी सदन से शुरू किया जा सकता है दोस्तों। आपको पता होना चाहिए, थोड़ा सा बता दें कि जिस सदन से लाया जाएगा दोस्तों, ठीक है, पहले 14 दिन पहले राष्ट्रपति को बताना पड़ेगा और 1/4 सदस्यों का, क्या दोस्तों, जिस सदन से मान लिया दोस्तों लोकसभा से लाया जा रहा है, ठीक है, तो दोस्तों वहां क्या करना है, सबसे पहले कि 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को बता देना है और कम से कम दोस्तों 1/4 सदस्य लोकसभा के या फिर राज्यसभा जहां से लाया जाएगा 1/4 सदस्यों के हस्तांतरित होने चाहिए दोस्तों, ठीक है, अध्यक्ष के समक्ष देना होगा कि भैया हाँ 1/4 लोग लाना चाहते हैं। जब लोकसभा से पास होगा दोस्तों राज्यसभा भेजा जाएगा और वहां पे दोस्तों 2/3 सदस्यों को पारित करना होगा, ठीक है, दूसरे सदन में 2/3 सदस्यों को पारित करना होगा। और दोस्तों जैसे ही आरोप सिद्ध होते दोस्तों वैसे ही क्या होगा दोस्तों, जैसे ही आरोप सिद्ध होते दोस्तों वैसे ही राष्ट्रपति अपने पद को त्याग देगा दोस्तों, ठीक है, वैसे क्या करेगा दोस्तों, राष्ट्रपति अपने पद को त्याग देगा दोस्तों। हालांकि दोस्तों अभी तक ऐसा अपने इतिहास में दोस्तों, भारत के इतिहास में कभी भी नहीं हुआ, किसी के खिलाफ नहीं लाएगा महाभियोग। हाँ एक चीज आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर दोस्तों 2 बार लाया जा चुका है, ये अमेरिका के थे ना, इनके ऊपर 2 बार महाभियोग लाया जा चुका। तो ऐसे दोस्तों पहले बन गए हैं, ये चीज याद रखेंगे, ठीक है। तो एक चीज दोबारा याद बता दें आपको कि महाभियोग की प्रक्रिया में दोस्तों दोनों सदनों के मनोनीत और नियुक्त सभी सदस्य हिस्सा लेते हैं, चाहे वो मनोनीत हो चाहे जो भी हो, ठीक है। और महाभियोग दोस्तों अभी तक एक भी बार नहीं लाया गया। तो 61 में महाभियोग। चलिए अब दोस्तों और आपको बता दें कि ये किसी भी संसद से लाई जा सकती है दोस्तों, महाभियोग अभी तक नहीं लाया गया, वो हम बता दिए हैं। अब 62 में क्या है दोस्तों, राष्ट्रपति पद पर व्यक्ति को भरने के लिए निर्वाचन का समय, ठीक है, मतलब राष्ट्रपति कब तक भर देना चाहिए, इसका पद कब तक नहीं खाली रहना चाहिए। तो आपको बता दें राष्ट्रपति के अनुपस्थित में उपराष्ट्रपति पद संभालेगा, यदि उपराष्ट्रपति भी ना हो तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। देखिए मान ले राष्ट्रपति नहीं है दोस्तों तो उपराष्ट्रपति पद संभाले, अगर उपराष्ट्रपति भी नहीं है दोस्तों तो कौन संभालेगा, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दोस्तों। देखिए न्यायालय गलत लिख दिया, थोड़ा समझ लीजिएगा। चलिए अगला है कि राष्ट्रपति संबंधित कुछ तथ्य दोस्तों याद रखेंगे। क्वेश्चन आएगा कि सबसे लंबे कार्यकाल वाले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दोस्तों प्रथम राष्ट्रपति हैं, ठीक है। और पूछेगा अब तक दोस्तों कितने कार्यवाहक राष्ट्रपति हुए दोस्तों, 3 हुए, है ना। कौन कौन से दोस्तों, वीवी गिरी और दोस्तों बीडी जत्ती और मोहम्मद हिदायतुल्लाह खान दोस्तों जो कि मुख्य न्यायाधीश थे। तो 3 ही दोस्तों कार्यवाहक राष्ट्रपति भी हुए हैं। और एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि दूसरी मतगणना में जीतने वाले राष्ट्रपति कौन है, तो वीवी गिरी जी हैं। कौन है, वीवी गिरी। और पूछेगा कि निर्विरोध चुने जाने वाले दोस्तों, निर्विरोध एकमात्र दोस्तों नीलम, तो निर्विरोध नीलम, ठीक है, नीलम जी क्या निर्विरोध चुन दी गई ना, तो याद रखेंगे नीलम संजीव रेड्डी। और वीटो पावर का इस्तेमाल दोस्तों जो ज्ञानी होगा वही तो वीटो पावर का इस्तेमाल करेगा, ठीक है, जो ज्ञानी होगा वही तो वीटो पावर का इस्तेमाल करेगा दोस्तों। तो किसने किया है वीटो पावर का इस्तेमाल, तो ज्ञानी जैल सिंह ने, ठीक है। और आपको बता दें पद पर रहते हुए दोस्तों मृत्यु किसकी किसकी हुई दोस्तों, डॉक्टर जाकिर हुसैन जी की और फखरुद्दीन अली अहमद जी की, ठीक है। और राष्ट्रपति से पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे दोस्तों, तो ये भी क्वेश्चन बनता है, तो नीलम संजीवा रेड्डी जो कि दोस्तों निर्विरोध चुने गए थे, ठीक है। प्रथम दलित राष्ट्रपति कौन है, तो KR नारायण जी हैं। और प्रथम महिला राष्ट्रपति दोस्तों कौन है, तो प्रतिभा सिंह देवी पाटिल दोस्तों। और प्रथम वैज्ञानिक राष्ट्रपति जिनको हम या फिर जनता का राष्ट्रपति बोलते हैं दोस्तों, क्या जनता का प्रतिनिधि बोलते हैं दोस्तों, वो हैं आपके प्यारे APJ अब्दुल कलाम जी। क्या, APJ अब्दुल कलाम जी दोस्तों। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। आप देखिए दोस्तों आ गया उपराष्ट्रपति। 63 में दोस्तों उपराष्ट्रपति के बारे में बताया गया है। क्या है दोस्तों 63 में, क्या है दोस्तों, 63 में दोस्तों क्या है आपका उपराष्ट्रपति दोस्तों, ठीक है। उपराष्ट्रपति के बारे में 63 में बताया गया है, तो ये याद रखेंगे दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों उपराष्ट्रपति क्या होता है, राज्यसभा की बैठकों में हिस्सा ले सकता है। और दोस्तों आपको पता होगा राष्ट्र उपराष्ट्रपति होता है ये राज्यसभा का सभ्यन पदाधिकारी होता ना, तो दोस्तों याद रखेंगे 64 में वही चीज कहा गया, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। और एक चीज बता दें 65 में क्या कहा गया कि राष्ट्रपति के पद की रिक्त पर उपराष्ट्रपति के कार्य, है ना, मतलब जब राष्ट्रपति नहीं होगा तो उपराष्ट्रपति क्या क्या कर सकता है, तो आपको बता दें उपराष्ट्रपति के न होने पर भारत का मुख्य न्यायाधीश पद को संभालेगा, ठीक है। चलिए 66 में क्या है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, किस प्रकार से इनका निर्वाचन होगा। आपको बता दें दोस्तों कि इसके उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के कुल वोट डाले जाते हैं, ठीक है, मतलब कि यहां पर दोस्तों आपको बता दें सभी लोग भाग लेते हैं, चाहे वो जो लोग हो ना, चाहे वो मनोनीत हो या निर्वाचित हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये चीज आपको
पता होना चाहिए, और इसकी भी एज 5 साल होनी चाहिए। क्या? 5 साल होनी चाहिए। अब देखिए उपराष्ट्रपति की पदावधि आपको बता दें, कार्यकाल भी 5 साल होती है, और एज इनकी भी 35 साल होनी चाहिए जैसे राष्ट्रपति। देखिए राष्ट्रपति, राज्यपाल और उपराष्ट्रपति इनकी 35 साल ही होती है ना, मगर समय से पूर्व दोस्तों ये त्यागपत्र राष्ट्रपति दे सकते हैं। हमने बोला था कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को देंगे और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को। देखिए अगर फास्ट है थोड़ा स्लो करके आप सुन सकते हैं क्योंकि ये रिवीजन चल रहा है, ठीक है। 68 में क्या है? उपराष्ट्रपति के पद के रिक्ति को भरने के लिए दोस्तों, और 69 में क्या है? देखिए राष्ट्रपति का शपथ किसमें था? 60 में था दोस्तों, और इनका किसमें है? 69 में है, ठीक है। चलिए उपराष्ट्रपति शपथ क्या है? 69 में। देखिए उपराष्ट्रपति संबंधित कुछ तथ्य दोस्तों आपको बता दें कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन दोस्तों, जिनके जन्म दिवस पर हम अध्यापक दिवस मनाते हैं ना, टीचर्स डे दोस्तों, 5 सितंबर, ठीक है। 2 बार उपराष्ट्रपति बनने वाले तो राधाकृष्णन और दोस्तों हामिद अंसारी जी हैं। और दोस्तों मोहम्मद हिदायतुल्लाह खां आपको बता दें एक ऐसे व्यक्ति थे जो कि उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति और सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश तीनों पदों पर कार्यरत मतलब काम किया। तो कौन है? मोहम्मद हिदायतुल्लाह खां दोस्तों। चलिए अब दोस्तों 70 की बात करते हैं। तो 70 में क्या है? आर्टिकल 70 में क्या है? आपातकाल के समय में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन दोस्तों। 71 में क्या है? तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित चीजें बताई गई हैं 71 में, ठीक है। और दोस्तों 72 में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? 72 क्षमादान की शक्ति दोस्तों, मोस्ट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट 72 दोस्तों आपको बता, राज्यपाल के 161 में दोस्तों, और राष्ट्रपति 72 में दोस्तों क्षमादान की शक्ति। आपको बता दें कि राष्ट्रपति के पास क्षमादान संबंधित 6 चीजें होती हैं। पहला है क्षमा, फिर दोस्तों प्रविलंबन, विराम, परिहार, निलंबन या फिर लघुकरण। किसी चीज की सजा को खत्म कर सकता है, कम कर सकता है ना, दूसरे में बदल सकता है, निलंबित कर सकता है। ये सब चीजें दोस्तों राष्ट्रपति के पास ही है। और राष्ट्रपति के पास राज्यपाल से 2 चीजें ज्यादा होती है। पहली चीज क्या दोस्तों? ये मृत्यु दंड पे फैसला लेता है। दूसरी चीज क्या है कि ये दोस्तों आपको बता दें कोर्ट मार्शल द्वारा चीजों पर भी ये फैसला लेता है। कोर्ट मार्शल क्या होता है दोस्तों? सैनिकों पे लगने वाले अपराध पे ना। चलिए अब दोस्तों 73 क्या है? आप देखिए 73 में दोस्तों संघ की कार्यपालिका शुरू हो गई। अब कार्यपालिका का विस्तार कैसे होता है दोस्तों? आपको बता दें कि प्रधानमंत्री है 74 में, ठीक है। राष्ट्रपति कहा गया है कि राष्ट्रपति के सलाह देने के लिए दोस्तों एक मंत्रिपरिषद होगी और उसका प्रमुख कौन होगा? प्रधानमंत्री। तो 74 में दोस्तों प्रधानमंत्री है। 75 में क्या है? अब कहा गया मंत्रियों के बारे में। अब देखिए 74 में प्रधानमंत्री आ गया। अब देखिए क्या कहा गया कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होगा, ठीक है। और देखिए प्रधानमंत्री नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा, तथा प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति फिर से राष्ट्रपति करेगा। मतलब अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। और मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। दोस्तों याद रखेंगे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मंत्रिपरिषद जो होती है किसके प्रति उत्तरदायी होती है? सामूहिक रूप से तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, ठीक है। ये 75 में कहा गया, आर्टिकल 75 में। चलिए अब दोस्तों आ गया भारत का महान्यायवादी। क्या? भारत का महान्यायवादी 76। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है 76 दोस्तों, मोस्ट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? 76। अब देखिए आपको बात करें दोस्तों महान्यायवादी की, तो सबसे पहले दोस्तों याद रखेंगे संवैधानिक पद है, ठीक है। और दोस्तों इसके कार्यकाल की बात कर लें तो दोस्तों 6 साल का होता है। कार्यकाल कितना होता है? 6 साल का दोस्तों। और ये त्यागपत्र और नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा इसकी की जाती है। और इसकी अगर सैलरी की बात करें दोस्तों 2.5 लाख रुपए। कितनी? 2.5 लाख रुपए, ठीक है। और आपको बता दें कि ये भारत का प्रथम विधिक अधिकारी होता। क्या? भारत का प्रथम विधिक अधिकारी होता, और इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पर होता है दोस्तों। अगर हम बात करें ये प्रथम विधिक अधिकारी होता दोस्तों, सबसे बड़ी बात है, ठीक। और कानूनी सलाहकार होता, भारत का ये कानूनी सलाहकार होता है, और ये निजी प्रैक्टिस से इसको नहीं रोका गया ना। तो ये चीजें याद रखेंगे दोस्तों। ये और सरकार के विरुद्ध ये कभी भी मामला नहीं लड़ सकता, ये भी बता दें आपको। तो सबसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत सरकार का प्रथम विधिक अधिकारी कौन था? तो कौन होता दोस्तों? महान्यायवादी होता। अब देखिए महान्यायवादी की जो आपको बताएं दोस्तों इसकी योग्यता क्या होनी चाहिए, तो आपको बता दें कि किसी भी हाई कोर्ट में दोस्तों 5 साल तक जज रहा हो, या लगातार 10 सालों तक वकील बना हो, या फिर दोस्तों राष्ट्रपति की नजर में क्या हो? बहुत बड़ा विधिवेत्ता हो, तब इसको चुना जाएगा, ठीक है। चलिए 77 में दोस्तों भारत सरकार के कार्य संचालन दोस्तों, तो ये 76 वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको याद रखेंगे, ये नहीं मत भूलिएगा, ठीक है। चलिए अगला 78 में राष्ट्रपति को जानकारी देने आज संबंध में प्रधानमंत्री कर्तव्य दोस्तों, ठीक है। अब प्रधानमंत्री संबंधित कुछ चीजें देखिए प्रधानमंत्री की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 साल का भी व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है। देश के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन है? मोरारजी देसाई दोस्तों 1977 में बने। और सर्वाधिक बार प्रधानमंत्री कौन बने? अटल बिहारी वाजपेयी। सबसे कम समय के लिए कौन बने दोस्तों? तो अभी अटल बिहारी वाजपेयी सबसे कम समय के लिए भी बने हैं राष्ट्रपति। चलिए अब आ गया संसद हमारा। क्या आ गया दोस्तों? संसद आ गया दोस्तों। हमारे संसद की बात करेंगे कि दोस्तों संसद क्या है उसके बारे में। देखिए संसद दोस्तों 3 चीजों से मिलकर बना है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ठीक है। और आपको अगर पूछे संसद के कितने अंग है दोस्तों, तो 2 ही हैं, ठीक है।
तो 79 दोस्तों सरला, आपको पता होगा सरला, ये चीज बहुत सभी लोग जानते होंगे। सरला सा से संसद दोस्तों 79 और रा से राज्यसभा 80 और ला से लोकसभा 81, तो 80 79 80 81 दोस्तों, ठीक है। अब देखिए संसद का गठन किसमें बताया गया है, तो दोस्तों 79 में। अब देखिए अनुच्छेद 80 दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट, राज्यसभा की संरचना आपको बता दें कि राज्यसभा 80 में है और राज्यसभा में क्या क्या बताया गया दोस्तों, तो आपको बता दें राज्यसभा गठन कब हुआ, तो 1952 में। क्वेश्चन पिछली बार भी पूछा गया है और इस बार पूछे जाने की संभावना है 1952 में, ठीक है। अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए, 250 दोस्तों, और वर्तमान में है कितनी दोस्तों राज्यसभा सदस्यों की संख्या, तो 245 है। आपको बता दें कि 250 है, उसमें से 233 दोस्तों राज्यों की विधानसभा से सदस्य चुन के आएंगे, ठीक है, मतलब आएंगे दोस्तों, और 12 की मनोनीत कर देगा राष्ट्रपति, ठीक। 80A के तहत दोस्तों 12 सदस्य राज्यसभा में अभी भी राष्ट्रपति मनोनीत करता है दोस्तों, ठीक है, कला साहित्य क्षेत्र आदि के आधार पर ना। चलिए, और दोस्तों इसको हम स्थायी सदन बोलते हैं, ठीक है, राज्यसभा को स्थायी सदन बोलते हैं, उच्च सदन बोलते हैं, द्वितीय सदन बोलते हैं, अप्रत्यक्ष सदन बोलते हैं और हाउस ऑफ स्टेट भी बोलते हैं, ठीक है। चलिए, तो बहुत चीजें बता दी हैं और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इसके सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, 30 साल का। और राज्यसभा का कार्यकाल देखिए, सदस्यों का कार्यकाल 30 साल, सदस्यों की न्यूनतम आयु कितनी होगी, 30 साल, ठीक है। इस मतलब राज्यसभा सदस्य बनने के लिए आपके पास कम से कम 30 साल की आयु होनी चाहिए, ठीक है। और राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है दोस्तों, 6 साल का, ठीक है। देखिए राज्यसभा के सदस्यों कार्यकाल 6 साल का, समझिएगा, राज्यसभा के सदस्यों कार्यकाल 6 साल का होगा, राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता। थोड़ा यहाँ पे मिस्टेक हो गई, वो समझ लीजिएगा कि इनके जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल कितना होगा दोस्तों, 6 साल का, जबकि राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता, ये स्थायी सदन है, ठीक है। और दोस्तों राज्यसभा के सभापति का कार्यकाल कितना होता है, 5 साल। क्यों, देखिए सबसे बड़ी बात है कि सबका 6 साल होता है, मगर दोस्तों राज्यसभा का जो सभापति होता है, मेन होता है दोस्तों, उसका 5 साल कार्यकाल होता है। क्यों, क्योंकि वो उपराष्ट्रपति ही होता है, ठीक है। और 1/3 सदस्य दोस्तों हर दूसरे साल यहां से निकल लेते हैं और एक तिहाई दोस्तों आ भी जाते हैं ना। और राज्यसभा के सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है, तो राष्ट्रपति ही दिलाता है। चलिए, राज्यसभा समझ चुके हैं दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों लोकसभा की संरचना। दोस्तों आपको बता दें अधिकतम सदस्य अब कितने हैं, 550 है। पहले दो दोस्तों राष्ट्रपति मनोनीत करता था, उसे दोस्तों 104वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया। तो लोकसभा में अब पूछेगा दोस्तों अधिकतम 550 बताइएगा, ठीक है। अब दोस्तों पिछली बार पेड में आप बताओ सर 52 माना, तो हो सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। वैसे अब दोस्तों 550 ही हैं, अब क्या मानते हैं, ठीक है। अब वर्तमान में दोस्तों कितनी सीटें हैं दोस्तों, तो 543 सदस्य हैं, जिसमें दोस्तों 524 राज्यों की जनता द्वारा और 19 केंद्र शासित राज्यों द्वारा चुने जाते हैं। ये अस्थायी सदस्य है। इसके सदस्यों का कार्यकाल और इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, ठीक है। और आयु की बात करें दोस्तों तो 25 साल होती है इसकी आयु। और आपको एक चीज और बता दें कि 104वें संविधान संशोधन अभी हाल ही में दोस्तों जो 2 आंग्ल इंडियन आते थे, है ना, तो आंग्ल भारतीय आते थे दोस्तों, उनको राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता था, उन्हें हटा दिया गया, उन्हें समाप्त कर दिया गया। चलिए कुछ हम लोकसभा से संबंधित क्वेश्चन देखते हैं कि प्रथम लोकसभा अध्यक्ष दोस्तों कौन है, तो जीवी मावलंकर थे। और प्रथम लोकसभा महिला अध्यक्ष दोस्तों ये पूछा गया था, तो मीरा कुमार हैं। और सबसे अधिक समय तक दोस्तों बलराम झा, है ना, जाखड़ दोस्तों कौन सबसे अधिक समय तक लोकसभा अध्यक्ष रहे हैं। और लोकसभा अध्यक्ष के साथ साथ राष्ट्रपति बने जो, वो नीलम संजीवा रेड्डी थे। और वर्तमान में ओम बिरला जी हैं लोकसभा अध्यक्ष दोस्तों, ठीक है। इनके कार्य क्या होते हैं दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष के, तो आपको बता दें संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। 108 के तहत दोस्तों संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष ही करते हैं। मगर दोस्तों पूछेगा बुलाता कौन है, तो वो राष्ट्रपति है, ठीक है। और एक चीज बता दें कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं दोस्तों, इसकी जांच कौन करता, तो लोकसभा अध्यक्ष ही करता। तो लोकसभा अध्यक्ष के आप कार्य समझ गए होंगे। अब देखिए 83 में क्या संसद के सदनों की अवधि, देखिए जो इंपॉर्टेंट होगा उसको हम खुद ही बता देंगे। 84 में संसद के सदस्यों के लिए अहर्ता, 85 में संसद का सत्र सत्रावसान विघटन दोस्तों, 87 में राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण दोस्तों, हाँ ये भी विशेष अभिभाषण याद रखेंगे 87 में, ठीक है। और 88 में क्या है, सदनों के बारे में मंत्रियों और महान्यायवादी के अधिकार। और 89 में दोस्तों राज्यसभा के सभापति उपसभापति। और 90 में दोस्तों उपसभापति का पद रिक्त होना या फिर हटाया जाना, ठीक है। 91 में सभापति के कर्तव्यों का पालन और निर्वहन दोस्तों। 92 में आप देख सकते हैं कि सभापति तथा उपसभापति को पद से हटाने के संकल्प में विचाराधीन हो तो उसका पीठाधीन न होना। 93 में लोकसभा व का अध्यक्ष व उपाध्यक्ष दोस्तों। 94 में क्या है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना। और 95 में दोस्तों अध्यक्ष के कर्तव्य और शक्तियां। 96 में क्या है कि अगर अध्यक्ष उपाध्यक्ष हटाया जा रहा दोस्तों तो वो पीठाधीन नहीं होगा। 97 में दोस्तों क्या है कि सभापति
और उपसभापति तथा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते। 98 में दोस्तों संसद का सचिवालय है और 99 में दोस्तों सदस्यों द्वारा शपथ व प्रतिज्ञान है। ठीक है, 100 में क्या है दोस्तों, सदनों में मतदान रिक्तियां होने पर दोस्तों सदनों के कार्य करने की शक्ति या फिर गणपूर्ति दोस्तों, मतलब कम से कम कितने सदस्य हों जिससे वो सदन चलेगा दोस्तों, इसके बारे में। ठीक है, अब दोस्तों इंपॉर्टेंट है आपका 108, ये इंपॉर्टेंट ना, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जा रहा है दोस्तों। आपको बता दें 108 में क्या है, संयुक्त अधिवेशन, संयुक्त बैठक दोस्तों। क्वेश्चन आएगा बुलाता कौन है, तो राष्ट्रपति। अध्यक्षता कौन करेगा, तो वो करेगा दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष। कौन करेगा, लोकसभा अध्यक्ष। चलिए दोस्तों, अब दोस्तों आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट 109 में क्या है, धन विधेयक संबंधी विशेष प्रक्रिया दोस्तों। 110 बहुत पूछा जाता ना, 110 बहुत पूछा गया, तो इसमें धन विधेयक की परिभाषा क्या, 110 में क्या है, धन विधेयक की परिभाषा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए धन विधेयक की परिभाषा। धन विधेयक सबसे पहले कहां लाया था दोस्तों, कहां लाया जाएगा, लोकसभा में। कहां, लोकसभा में। ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे। चलिए अगला है 111 विधेयकों के अनुपात, और दोस्तों ये 12 भी बहुत पूछा रहा, देखिए 10 और 12 ना, तो दोस्तों 12 क्या है, वार्षिक वित्तीय विवरण दोस्तों, जिसको बजट कहा जाता है। देखिए एक चीज याद रखेंगे कि संविधान में कहीं भी बजट शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। 118 में क्या है, प्रक्रिया के नियम दोस्तों, तो ये याद रखेंगे दोस्तों। एक चीज बता दें आपको, हाँ ये 10 वाला इंपॉर्टेंट है, 110 धन विधेयक, और दोस्तों 112 वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसको हम बजट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, चलिए अब दोस्तों 120 में क्या है, संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा। ठीक है, संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा दोस्तों क्या होगी, उसके बारे में। और दोस्तों 123 में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, अध्यादेश। क्या, अध्यादेश दोस्तों। जब सत्र नहीं चल रहे होते दोस्तों, तो राष्ट्रपति को अगर लगे कि हाँ कोई कानून इमरजेंसी बनाना दोस्तों, तो वो अध्यादेश जारी कर सकता है। ठीक है, ये शक्ति राष्ट्रपति को दी गई है आर्टिकल 123 के तहत दोस्तों। मोस्ट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखिए आर्टिकल 123 के तहत राष्ट्रपति, और आर्टिकल 213 के तहत दोस्तों राज्यपाल। याद रखेंगे, राज्यपाल भी जारी करता है शक्ति। ठीक है, अध्यादेश, तो वो 213। देखिए इसी में अलर्ट पढ़ दो, 123 213 ना, तो याद रखेंगे 123 में राष्ट्रपति, 213 में राज्यपाल दोस्तों। ठीक है, चलिए अब देखते हैं उच्चतम न्यायालय दोस्तों। उच्चतम न्यायालय, ठीक है, 124 में दोस्तों उच्चतम न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय दोस्तों, और 214 में उच्च न्यायालय दोस्तों। ये लगभग एक ही जैसे हैं, इनको याद रखेंगे। चलिए देखिए, मूल संविधान में न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी दोस्तों, 1 + 7, यानी टोटल 8 थी। एक दोस्तों मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश कितने थे, 7, जब दोस्तों ये संविधान लागू हुआ था। मगर दोस्तों अब पूछेगा वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में कितने न्यायाधीश दोस्तों, 34, 33 + 1। ठीक है, अभी कौन है, एक कौन है दोस्तों, मुख्य न्यायाधीश कौन है, एनवी रमन्ना जी है। ठीक है, और प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन था दोस्तों, तो आपको बताना है हीरा लाल जे कानिया दोस्तों। अब देखिए कौन घटाता बढ़ाता, संख्या कौन घटाएगा बढ़ाएगा दोस्तों। मान लिया अभी 34 हो गए, कल को और ज्यादा होंगे, कौन करेगा, तो आपको बता दें ये अधिकार संसद को दिया गया है। संसद को यह अधिकार है कि न्यायाधीशों की संख्या में बढ़ोतरी कर सकती है दोस्तों। ठीक है, चलिए अब 124 में दोस्तों आपको बता दें, 124 में आपको पता होना चाहिए उच्चतम न्यायालय की स्थापना गठन बताएगा। क्वेश्चन आएगा कि उच्चतम न्यायालय संबंधी दोस्तों 124 में। ठीक है, और दोस्तों 125 में न्यायाधीशों के वेतन के बारे में बताएगा कि दोस्तों जो मुख्य न्यायाधीश होगा उसको 2,80,000 मिलेंगे, और जो अन्य न्यायाधीश होंगे उनको कितने मिलेंगे दोस्तों, 2.5 लाख। क्या, उनको मिलेंगे दोस्तों केवल और केवल कितने, 2.5 लाख रुपए। ठीक है, तो ये चीज आप बिल्कुल अच्छे से याद कर लेंगे कि उनको 2.5 लाख मिलेंगे, और दोस्तों उनको कितने मिलेंगे, 2,80,000। अब दोस्तों 126 में क्या बोला गया, 126 में बोला गया दोस्तों तदर्थ न्यायाधीशों की दोस्तों कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति दोस्तों। ठीक है, तो 26 बताया गया है। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, राष्ट्रपति की सलाह पर कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति 127 में दोस्तों, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, सीजीआई जो है दोस्तों वो राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति दोस्तों, है ना, मतलब सीजीआई जो है राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति लेकर के दोस्तों तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकता है। ठीक है, और 128 में क्या, सेवानिवृत्ति न्यायाधीशों की उपस्थिति दोस्तों। मान लिया कभी कोई जरूरत पड़ती है, जो पुराने रिटायर्ड जज हैं दोस्तों, उनको भी बुलाया जा सकता है। ठीक है, और दोस्तों 129 में क्या कहा गया, उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होगा दोस्तों। मतलब कि उच्चतम न्यायालय ने जो भी निर्णय या फिर आदेश दिए दोस्तों, उनको संरक्षित करना होगा। मान लिया इसी न्यायालय को देख करके दोस्तों जो हाई कोर्ट होते हैं वो अपना डिसीजन सुनाते हैं। ठीक है, तो मतलब एक एक न्यायालय जो भी कोई केस सुनाया जाएगा दोस्तों, उसको संरक्षित किया जाएगा। ठीक है, और 130 में कहाँ है उच्चतम न्यायालय का स्थान दोस्तों, कहाँ पे उच्चतम न्यायालय है, ठीक है, दिल्ली में है। ठीक है, और दोस्तों 131 में क्या है, आरंभिक अधिकारिता दोस्तों, और 137 पर निर्णय एवं आदेशों का पुनर्वलोकन दोस्तों। इसका मतलब क्या है कि मतलब खुद के जो निर्णय दोस्तों उन पर भी ये विचार कर सकती है। चलिए अगला है 143 दोस्तों 1 to 4, ठीक है,
143, चलिए ये इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इसको लगाइएगा, ठीक है। उच्चतम न्यायालय से परामर्श लेने की राष्ट्रपति की शक्ति, मतलब राष्ट्रपति जो है उच्चतम न्यायालय से भी परामर्श ले सकता है, मतलब बातचीत कर सकता है, कुछ चीजें पूछ सकता है, ठीक है। चलिए तो ये दोस्तों 143 दोस्तों इंपॉर्टेंट नहीं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलिए 144 क्या है, सिविल एवं न्यायिक पदाधिकारियों द्वारा उच्चतम न्यायालयों की सहायता दोस्तों। और 148 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक दोस्तों। ये आपका बता दें कि इस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक दोस्तों। आपको बता दें कि यही एक ऐसा दोस्तों पद होता है जो कि दोस्तों भारत के जो सार्वजनिक धन का रक्षक कहता है, क्योंकि दोस्तों इसको क्या कहते हैं, सार्वजनिक धन का रक्षक कहते हैं, क्योंकि दोस्तों संविधान का सबसे महत्व अधिकारी होता है ये, जो आपको बता दें इसका कार्य क्या होता है, तो आपको बता दें कैग के बारे में याद रखिएगा, ठीक है। इसको CAG बोलते हैं, ठीक है, कंट्रोलर एंड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। अब देखिए ये करता क्या है, तो आपको बता दें ये केंद्र व राज्य के संचित निधि पर आय व्यय की निगरानी रखता है। और देखिए संचित निधि पे कितना खर्च हो रहा है, कितना ज्यादा हो रहा है दोस्तों, इसके द्वारा बहुत से सारे दोस्तों जो क्या बोलते हैं, जो चोरियां होती है दोस्तों पैसों की है ना, उसको उजागर किया गया दोस्तों, भ्रष्टाचार को सॉरी, है ना। और केंद्र व राज्य सरकारों के वित्तीय लेन देन पर ध्यान देता है दोस्तों। और इसकी नियुक्ति दोस्तों राष्ट्रपति द्वारा होती है, ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर। और इसकी कार्यकाल कितना होता है दोस्तों, 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो जाए, ठीक है। चलिए और इसका भी वेतन दोस्तों 2.5 लाख होता है, कितना होता है, 2.5 लाख। तो याद रखेंगे ये चीज। और आपको बता दें इसका पद कहां लिया गया दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए भारत शासन अधिनियम 1935 वाले से लिया गया है। और आपको एक चीज और याद रखना है, जो दोस्तों ये कैग है ना, ये पहले 2 काम करता था। कैग क्या करता था, पहले दोस्तों क्या करता था, लेखा परीक्षण यानी कि ऑडिटिंग करता था और अकाउंटिंग भी करता था, लेखा परीक्षण और अकाउंटिंग यानी लेखांकन भी करता था। मगर दोस्तों इसके 2 लेखांकन काम है दोस्तों 1976 में खत्म कर देगा। अब 1976 दोस्तों लेखांकन काम ना करके दोस्तों अब केवल लेखा परीक्षण का काम करता है। ये क्वेश्चन आपका बन सकता है, कब से, 1976 से। चलिए आपको बता चुके हैं कि 6 वर्ष से 65 वर्ष इसकी दोस्तों कार्यकाल की क्षमता होती है। और कौन है वर्तमान में, तो गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं, ठीक। कौन है, गिरीश चंद्र मुर्मू दोस्तों। आपको बताना है कि ये सबसे पहले दोस्तों कहाँ के उपराज्यपाल बने हैं, कहाँ के प्रथम उपराज्यपाल थे गिरीश चंद्र मुर्मू, वहां से इनको हटा के यहाँ का पद दिया गया। चलिए 149 में क्या है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कर्तव्य, ठीक है। और संघ के राज्यों के लेखाओं का प्रारूप दोस्तों। तो आप भाग 5 समझ चुके हैं, ठीक है, पूरा हमने पढ़ा दिया है दोस्तों, ठीक है, पूरा हमने पढ़ा दिया दोस्तों। अब देखेंगे आपके भाग 6 राज्य के बारे में, ठीक है, भाग 6 राज्य के बारे में। देखिए राज्य के बारे में राज्यपाल ही प्रमुख होता है, आपको बता दें, ठीक है। 152 में परिभाषा। और दोस्तों 153 में कहा गया है कि राज्यों के राज्यपाल होंगे, ठीक है, हर राज्य में एक राज्यपाल होगा, ठीक है। और दोस्तों 54 में कहा गया राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होगा, राज्यपाल, जैसे राष्ट्रपति राष्ट्र का था, है ना। और राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में 155 में बताया गया है। और राज्यपाल के पदावधि के बारे में दोस्तों कहा गया कि ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करेगा, ठीक है। और 57 में कहा है राज्यपाल नियुक्ति होने की अर्हताएं हैं कि क्या क्या है दोस्तों, योग्यताएं होनी चाहिए, ठीक है, 35 साल तो एज होनी चाहिए दोस्तों, भारत नागरिक आपको पता ही होना चाहिए, केवल एज याद रखिएगा। और राज्यपाल के पद के लिए शर्तें कुछ हैं, और राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान, ठीक है, राज्यपाल की शपथ और प्रतिज्ञान के बारे में भी ये बात कर रहा है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं थोड़ा सा, ठीक है। अब देखिए राज्य मंत्रिपरिषद और महाधिवक्ता के बारे में बात करते हैं दोस्तों। तो 163 में क्या कहा गया है कि राज्यपाल को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी दोस्तों। आपको पता है मंत्रिपरिषद में कौन होगा, तो दोस्तों इसका मेन होगा मुख्यमंत्री, ठीक है। 164 में कहा गया राज्यों के बारे में अन्य उपबंध दोस्तों। और राज्य का महाधिवक्ता दोस्तों मोस्ट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों 165 क्या होता है, राज्य का महाधिवक्ता दोस्तों। ये राज्य के जो राज्य का ये मुख्यमंत्री का सलाहकार समझ सकते हैं दोस्तों, ठीक है। महाधिवक्ता आपकी बात करें दोस्तों, इसकी योग्यता दोस्तों हाई कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति बराबर होनी चाहिए। और इसकी नियुक्ति कौन करता है दोस्तों, तो राज्यपाल करता है, ठीक है। और राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत ही ये काम करता है। और इसका भी वेतन दोस्तों 2.5 लाख होता है, ठीक है। ये त्याग पत्र भी राज्यपाल को देगा ना। जैसे दोस्तों आपको बता दें ये राज्य का वकील होता है ना, राज्य सरकार का वकील होता है दोस्तों। और राज्य सरकार का प्रथम अधिकारी होता है, जैसे कि केंद्र सरकार का प्रथम अधिकारी दोस्तों हमने महान्यायवादी बताया था, उसी तरह दोस्तों राज्य सरकार का प्रथम अधिकारी कौन था, महाधिवक्ता। चलिए अब दोस्तों 167 में कहा है राज्यपाल को जानकारी देने के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य दिए गए ना। अब दोस्तों राज्य की विधानमंडल के बारे में, क्या राज्य की विधानमंडल के बारे में दोस्तों, कि विधानमंडल के हमने बारे में बताया था दोस्तों, ठीक है। तो चलिए दोस्तों इसके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। राज्य की विधानमंडल, देखिए राज्य के विधानमंडलों का गठन कैसे होगा वो बताया गया 168 में। 170 में विधानसभाओं की रचना, ठीक है, विधानसभाओं की रचना दोस्तों 117 बताया गया। आपको बता दें कि क्वेश्चन यहां से बनेंगे, देखिए जो चीज इंपॉर्टेंट उसको हम बताते चलेंगे। विधानसभाओं
में दोस्तों बात करता है अधिकतम सदस्य कितने, अधिकतम सीटें कितनी होंगी दोस्तों, तो 500। मगर दोस्तों अभी 500 भी नहीं है, सबसे ज्यादा सीटें हैं यूपी में 403 ही है, ठीक है, याद रखेंगे। और न्यूनतम दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया कि राज्य की विधानसभा में अधिकतम और न्यूनतम सीटें कितनी हो सकती है दोस्तों, तो कितनी आपको बता दें, अधिकतम 500 और न्यूनतम 60 होनी चाहिए, ठीक है, न्यूनतम कितनी 60। मगर दोस्तों इससे भी कम है, कहाँ कहाँ है, तो याद रखें दोस्तों पुदुचेरी में, ठीक है, पुदुचेरी में 30 ही हैं, और दोस्तों सिक्किम में कितनी है, 32 हैं, और दोस्तों गोवा में 40 हैं, और मिजोरम में भी 40 ही है दोस्तों, याद रखेंगे, ठीक है। और इनके भी दोस्तों आयु, दोस्तों इनके सदस्यों की आयु 25 साल और अवधि 5 साल, और इसको भी राज्यपाल भंग कर सकता है। चलिए, अब विधान परिषद की संरचना इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, राज्यों के विधानमंडल की अवधि दोस्तों कोई मतलब नहीं, और राज्यपाल का अभिभाषण दोस्तों याद रखेंगे। अब देखिए 77 में क्या कहता है, सदनों के बारे में मंत्रियों और महाधिवक्ता के अधिकार दोस्तों, और ये फिर उपाध्यक्ष है दोस्तों, अध्यक्ष के बारे में बताया गया, इससे कोई ज्यादा मतलब है नहीं, ठीक है। 181 में दोस्तों अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटाने के बारे में बताया गया है। विधान परिषद देखिए यहाँ पे ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं दोस्तों, ठीक है, तो जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट लगेगा वो हम देखते रहेंगे, ठीक है। 188 में देखते हैं सदस्यों द्वारा प्रतिज्ञापन दोस्तों। अब जाइए यहाँ पे 189 में दोस्तों क्या है, सदनों में मतदान रिक्तियों होते हुए भी सदनों की कार्य में करने की गतिपूर्ति, मतलब कम से कम कितने सदस्य आएंगे जिससे राज्यसभा में दोस्तों ये काम चलता रहेगा, ठीक है। चलिए अब दोस्तों 199 में धन विधेयक है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से इंपॉर्टेंट लगाइएगा। धन विधेयक की परिभाषा किसमें है, 199 में, ठीक है। और दोस्तों विधेयकों की अनुपाति किसमें है, 200 में, ठीक है। और वार्षिक वित्तीय विवरण दोस्तों राज्य का किसमें है दोस्तों, 202 में, ठीक है। चलिए, और दोस्तों 213 देखिए, ये 213 दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाइएगा, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये जो हम बता रहे हैं, ठीक है। विधानमंडल में अध्यादेश दोस्तों याद रखेंगे, राज्यपाल अध्यादेश कैसे जारी करता है दोस्तों, राज्यपाल का अध्यादेश किसमें है, 213 में। हमने राष्ट्रपति को बताया था, याद कर लीजिएगा, 123 में राष्ट्रपति है ना, 1 2 3 में राष्ट्रपति अध्यादेश देगा, यानी आदेश देगा, 1 2 3 बोलो यानी निकल लो, ठीक है, तो याद रखेंगे। और राज्यपाल 213 के तहत अध्यादेश जारी करता है, क्या 213 के तहत अध्यादेश जारी करता है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला दोस्तों हम बताते हैं कि विधानसभा विधान परिषद याद लीजिए, विधान परिषद दोस्तों किसमें है, तो 169 में विधान परिषद दोस्तों 169 में है, जो कि केवल और केवल 6 राज्यों में है। किसमें, 6 राज्यों में दोस्तों, ये चीज याद रखेंगे, हम पहले बता चुके हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं दोस्तों इसके बारे में, उच्च न्यायालय आ गया, ठीक, उच्च न्यायालय दोस्तों जिसको हाई कोर्ट बोलते हैं ना। अब देखिए उच्चतम न्यायालय हमने देखा था 124 में, अब उच्च न्यायालय दोस्तों आ जाएगा 214 से, ठीक है। तो याद रखेंगे उच्च न्यायालय के दोस्तों न्यायाधीशों, सॉरी, अब देखिए भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों कितने हैं, तो 25 हैं, ठीक है। टोटल कितने हैं अभी वर्तमान में, 25 हैं। और सर्वाधिक न्यायाधीशों की संख्या कहाँ है दोस्तों, तो उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय में कहाँ है, इलाहाबाद हाईकोर्ट दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा हाईकोर्ट है, समझ सकते हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा न्यायाधीश यही काम करते हैं, कहाँ पर, इलाहाबाद में। चलिए सबसे कम न्यायाधीशों की संख्या किस उच्च न्यायालय में है दोस्तों, तो सिक्किम में, ठीक है। और देखिए एक चीज याद रखेंगे, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, जो उच्च न्यायालय के दोस्तों न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है दोस्तों, तो आपको बता दें कि राष्ट्रपति करता है। और दोस्तों उसमें केवल राष्ट्रपति नहीं होता, आपको बता दें करता राष्ट्रपति है, मगर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और राज्यपाल की भी सिफारिश पर यह की जाती है, ठीक है। तो याद रखेंगे मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेना होता है और राज्यपाल भी मौजूद होता है, ठीक है। चलिए अगला है 215 में क्या कहा, देखिए 214 में क्या कहा गया, राज्यों के लिए उच्च न्यायालय होना चाहिए, ठीक है। 214 में ये इंपॉर्टेंट, 214 और 124, ठीक है। 124 में उच्चतम न्यायालय और 214 में उच्च न्यायालय, ठीक है। अगला 215 का कहता है उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होगा दोस्तों, आपको पता है कि इनका दोस्तों लिखा जाएगा, जो भी निर्णय देंगे उसको उसका रिकॉर्ड के रूप में संरक्षित किया जाएगा। 216 में उच्च न्यायालय का गठन होगा दोस्तों, किस प्रकार से गठन होगा। और 217 में उच्च न्यायालय न्यायाधीशों की नियुक्ति पद्धति की शर्तें, किस प्रकार से दोस्तों इनकी नियुक्ति होगी, वो हमने बता दिया कि राष्ट्रपति करेगा, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और दोस्तों राज्यपाल से सलाह लेकर, ठीक है। न्यायाधीशों का वेतन कितना होता है दोस्तों, वेतन के बारे में भी हमने बता दिया, ठीक है। वेतन के बारे में भी हमने इसके लिए बता दिया है दोस्तों, ठीक है, कि कितना इसका वेतन होता है। चलिए अब दोस्तों एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में न्यायाधीशों का हस्तांतरण दोस्तों, आपको पता है कि एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में जो ये होते हैं दोस्तों न्यायाधीश होते हैं, इनको भेजा जा सकता है, ठीक। अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति दोस्तों कैसे होगी, वो 224 बताएगा। और हाँ दोस्तों ये 226 रिट दायर करना दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट, उच्च न्यायालय दोस्तों की शक्ति होती है दोस्तों रिट दायर कर सकती है 226 द्वारा। जैसे कि आपको पता है कि हाँ देखिए सुप्रीम कोर्ट 32 के तहत रिट दायर करती है, रिट जारी करती है दोस्तों, मगर जो हाई कोर्ट है दोस्तों वो 226 इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। सुप्रीम कोर्ट दोस्तों 32 तहत और
हाई कोर्ट दोस्तों 226 के तहत। चलिए आगे देखते हैं, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 231 में क्या है, 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक ही उच्च न्यायालय होगा। देखिए पहले कहा गया हर राज्य का उच्च न्यायालय होगा, अब 231 में कह देगा कि 2 से एक या एक से अधिक, मतलब 2 या 2 से अधिक राज्यों का भी एक उच्च न्यायालय हो सकता है, मतलब एक ही उच्च न्यायालय में 2-3 राज्यों को निपटाया जा सकता है। चलिए अधीनस्थ न्यायालय, जिला न्यायालय की बात की गई 233 में। अब आ गया दोस्तों भाग 8, ठीक है, राज्य संघ व राज्य क्षेत्र। दोस्तों इसमें क्या बताएगा, 241 मेन है दोस्तों, 139 से लेकर 242 तक बताया गया है, ठीक है। इसमें मेन जो है संघ राज्य के क्षेत्र के लिए न्यायालय, उच्च न्यायालय, ठीक, तो ये बताया गया है। अब दोस्तों भाग 9 आ गया पंचायतें। दोस्तों 243 में आपको बता दें पंचायतें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 243 243 दोस्तों इसमें क्या बताया गया है कि पंचायत नगर पालिका एवं सहकारी समितियां। दोस्तों अब देखिए इसमें दोस्तों बाद में जोड़े गए हैं कुछ आर्टिकल। तो दोस्तों 243 का में ग्राम सभा है, और 243 3 खा में दोस्तों पंचायतों के गठन के बारे में बताया गया। आपको बता दें कि इसे कब जोड़ा गया दोस्तों, 73वां संविधान संशोधन द्वारा दोस्तों 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया, और इसके लिए ग्राम पंचायत के लिए दोस्तों टोटल कितने विषय बताए गए, 29 विषयों पे काम करने के लिए बताया गया, याद रखेंगे। चलिए अब भाग 10 देखते हैं दोस्तों, अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र। दोस्तों अनुसूचित जाति और जनजातीय क्षेत्र दोस्तों 244 में है। तो बता दें कि इसमें दोस्तों अनुसूचित क्षेत्रों व जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन के बारे में इसमें बताया गया है, ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं संघ और राज्यों के बीच संबंध। दोस्तों आपको पता है 11वीं में है, भाग 11 में क्या बताएगा, संघ और राज्यों के बीच संबंध दोस्तों 245 263 तक। अब देखिए 248 में क्या कहा है, अवशिष्ट विधायी शक्तियां के बारे में, और दोस्तों 252 में क्या है, 2 या अधिक राज्य के लिए सहमति से विधि बनाने की शक्ति दोस्तों, और 254 में क्या है कि संसद द्वारा बनाई गई विधियों और राज्यों के लिए विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधियों के असंगत दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों फिर देखते हैं दोस्तों संघ राज्य प्रशासनिक संबंध। दोस्तों आपको बता दें कि 256 में कहा गया है कि राज्य की और संघ की बाध्यता दोस्तों, और 257 बताया गया है कि कुछ दशाओं में राज्यों पर संघ का नियंत्रण, कुछ दशाओं में दोस्तों राज्यों का संघ का नियंत्रण होगा। और 262 में क्या कहा गया है, अंतरराज्यीय नदियों या नदी दूनों के जल संबंधी विवादों के निर्णय कौन करेगी दोस्तों, उसके बारे में बताया गया। और दोस्तों 263 में क्या है, अंतरराज्यीय विकास परिषद का गठन, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लेंगे, ठीक है। 12 में क्या बताएगा, वित्त और संपत्ति संविधान। दोस्तों 264 लेकर के 300A है ना, ये आपको याद होना चाहिए, इसमें संपत्ति अधिकार को डाला गया। चलिए अब दोस्तों भारत के राज्यों को संचित निधि व लोक लेख दोस्तों 267 में बताया गया। 267 दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, आकस्मिक निधि। आकस्मिक निधि जो दोस्तों अचानक के लिए होती है, क्या अचानक मान लिया भूकंप आ गया, बाढ़ आ गया, ठीक दोस्तों, आग लग गई, उसके लिए जो दोस्तों आकस्मिकता से निधि, उसको जो मतलब कि आपातकाल समय निकाला जाए दोस्तों, उसको आकस्मिकता बोलते हैं दोस्तों, इसी निधि को आकस्मिक निधि बोलते हैं। चलिए तो 267 में दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत बन रहा है, इसको याद रख लेंगे। चलिए अब 269 में क्या है दोस्तों कि संघ द्वारा उद्ग्रहित और संग्रहित किंतु राज्यों को सौंपे जाने वाले कर। दोस्तों अब 270 में क्या है कि संघ द्वारा इकट्ठा किए गए संघ है ना कर और राज्यों द्वारा वितरित किए जाने वाले कर। दोस्तों और 280 वित्त आयोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है कमेंट करिएगा, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और 81 में वित्त आयोग की सिफारिश है दोस्तों, और 92 में दोस्तों भारत सरकार द्वारा उधार लेना है ना, और दोस्तों 293 में क्या है, राज्यों द्वारा उधार लेना, मतलब कि कैसे उधार लिया जाता है दोस्तों। और 300A ये इंपॉर्टेंट, आपको पता है कि 300A संपत्ति का अधिकार दोस्तों, इसे हटाकर दोस्तों मौलिक अधिकार से हटा करके 44वें संविधान संशोधन द्वारा दोस्तों अनुच्छेद 31 से हटा के दोस्तों अनुच्छेद 300A में रख दिया गया, ठीक है, विधिक अधिकार बना देगा। देखिए समझिएगा, संपत्ति का अधिकार पहले क्या था, मौलिक अधिकार था, अब विधिक अधिकार हो गया है। पहले दोस्तों अनुच्छेद 31 में था, अब दोस्तों 300A में आ गया है, और दोस्तों पहले भाग 3 में था, अब भाग 12 में आ गया, तो ये चीज याद रखें। चलिए अब दोस्तों भाग 13 देखते हैं, व्यापार वाणिज्य और समागम। दोस्तों इसमें 301 देख लीजिए, 301 से 307 तक है। 301 इंपॉर्टेंट है, भारत वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता। चलिए अगला दोस्तों संघ और राज्यों की अधीन सेवाएं। दोस्तों 308 से लेकर 323 तक बताया गया। लोक सेवाएं आपको पता होना चाहिए कि 309 में कहा गया है कि राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तें। दोस्तों 310 में क्या कहा गया, संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की पदावधि दोस्तों। और 313 में है संक्रमणकालीन उपबंध दोस्तों। और लोक सेवा आयोग दोस्तों, यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे। लोक सेवा आयोग 315 ये वेरी इंपॉर्टेंट, संघ और राज्य के लिए लोक सेवा आयोग दोस्तों। और 316 में क्या कहा गया, सदस्यों की नियुक्ति एवं पदावधि। और 317 क्या कहा गया, लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को हटाया जाना और निलंबित कैसे किया जाएगा उसके बारे में 317 में बताया गया है। और 320 में क्या कहा गया है, लोक सेवा आयोग के कृत्य
और दोस्तों 323 का में क्या कहा गया, प्रशासनिक प्राधिकरण अधिकरण दोस्तों, और 323 में क्या कहा गया दोस्तों, अन्य विषयों के लिए अधिकरण। दोस्तों थोड़ी चीजें हम आपको और समझाना चाहेंगे दोस्तों, ठीक है। चलिए थोड़ा निर्वाचन मंडल के बारे में देख लें। आपको पता होना चाहिए कि दोस्तों निर्वाचन मंडल किसमें है दोस्तों, निर्वाचन है ना, निर्वाचन आयोग किसमें 324 से लेकर के 329 भाग 15 में है। एक चीज और याद रखें, जो 61वां संविधान संशोधन था दोस्तों, उसके द्वारा जो मतदान की आयु थी वो 21 साल से कम करके दोस्तों 18 साल कर दिया गया था। क्वेश्चन बहुत पूछा था 61वें संविधान संशोधन द्वारा ये सब चीजें घटित हुई थी। चलिए अगला है, आपको बता दें निर्वाचन आयुक्त जो होता है दोस्तों, उसकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, और उसका कार्यकाल क्या होता है दोस्तों, 6 वर्ष या 65 वर्ष, ठीक है। और आपको बता दें जो दोस्तों निर्वाचन आयोग होता है, ये केवल और केवल 4 इलेक्शन करवाता है, किसके किसके, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद और विधान मंडल के। चलिए तो 324 में दोस्तों निर्वाचन मंडल है, याद रखेंगे। निर्वाचनों के अधिरक्षण, निर्देश व नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना दोस्तों, और 329 में निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्णन दोस्तों कौन हस्तक्षेप करेगा, न्यायालय करेगा, ठीक है। चलिए 216 आपका भाग है, भाग 16 कुछ वर्गों के संबंध में विदेश उपबंध दोस्तों 330 से लेकर के 342 तक। इसमें क्या बताया गया है कि 330 में क्या कहा गया, लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के स्थानों का आरक्षण दोस्तों, 330 में SC ST का आरक्षण दोस्तों, और 331 में दोस्तों जो आपको बता दें लोकसभा में जो एंग्लो इंडियन की नियुक्ति राष्ट्रपति करता था उसे समाप्त कर दिया गया 104वें संविधान संशोधन द्वारा, ठीक है। और दोस्तों 332 राज्य के विधानसभा में दोस्तों आपको पता है जो राज्यों के विधानसभा में राज्यपाल राज्यों के विधानसभा में दोस्तों अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान के लिए अच्छा दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाले, ठीक है। और 333 में राज्यों की विधानसभा में दोस्तों जो एक एंग्लो इंडियन नियुक्ति किया था दोस्तों राज्यपाल द्वारा, उसे भी समाप्त कर दिया गया 104वें संविधान संशोधन द्वारा। तो ये चीज बताएगा, ठीक है। अब दोस्तों भाग 17 में क्या है, राजभाषा दोस्तों, आपको पता है 343 से 351 तक, ठीक है, राजभाषा के बारे में बताया गया। अब देखिए 343 में क्या कहा है, संघ की एक राजभाषा होगी, है ना, हिंदी, और दोस्तों लिपि क्या होगी, देवनागरी, अंतरराष्ट्रीय चिन्ह होंगे, ठीक है। और दोस्तों 344 में क्या कहा, राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति, ठीक है। आपको बता दें कि 14 सितंबर 1949 को दोस्तों हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया था, इसलिए प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मनाते हैं। अगर पूछा जाए विश्व हिंदी दिवस दोस्तों 10 जनवरी को, ठीक है। चलिए 345 में क्या कहता है, राज्य की राजभाषाएं या फिर राजभाषाएं दोस्तों, मतलब कि किसी भी राज्य की एक से अधिक भी राजभाषाएं हो सकती हैं। 351 में क्या कहा गया, हिंदी भाषा के विकास के निर्देश दिए गए दोस्तों, ये भी याद रखें। देखिए ये क्वेश्चन भी आपके लिए पूछा था कभी कभार कि राजभाषा किसमें दोस्तों, भाग 17 में 343 से 351 तक। चलिए आपातकालीन प्रावधान दोस्तों, आपको पता होना चाहिए आपातकालीन प्रावधान ये आपके लिए मोस्ट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए आपातकालीन ये बहुत बार पूछा है, हर एक शिफ्ट में दोस्तों यहां से क्वेश्चन आ रहा है 352 से 360 तक। तो आपको बता दें कि आपात की उद्घोषणा दोस्तों कौन करता है दोस्तों, 352 में आपात की उद्घोषणा दोस्तों कब कि युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के स्थिति में दोस्तों आपातकाल लगेगा। अब तक दोस्तों आपातकाल कितनी बार लगा है, राष्ट्रीय आपातकाल दोस्तों 3 बार लगाया जा चुका, कितनी बार, 3 बार, ठीक है। 352 में दोस्तों राष्ट्रीय आपातकाल होगा। 356 दोस्तों जिसको हम राष्ट्रपति शासन बोलते हैं दोस्तों, वैसे ये कब लगता है, तो राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में दोस्तों ये लगता है राष्ट्रपति शासन 356 कहता है, ठीक है। और 360 दोस्तों क्या है, वित्तीय आपातकाल, जिसका अभी तक प्रयोग नहीं हुआ दोस्तों, केवल और केवल 3 प्रकार के आपातकाल हैं दोस्तों, ठीक है। और आपको मैं बताना चाहूंगा कि दोस्तों ये 3 प्रकार के आपातकाल है, आप पूछेगा आपातकाल कितने हैं, 3 प्रकार, 352, 356 और 360। और ये लगाता कौन दोस्तों, तो राष्ट्रपति लगाता है। और एक चीज बता दें दोस्तों कि जो भी ये आपातकाल लगेंगे दोस्तों आपके मौलिक अधिकार क्या होते हैं, समाप्त कर दिए जाते हैं। तो दोस्तों जैसे आपातकाल लगेगा, आपातकाल लगते दोस्तों सबसे पहले आर्टिकल 19 खत्म होगा, और दोस्तों उसके बाद राष्ट्रपति चाहेगा तो सारे आर्टिकल खत्म कर सकता है, मतलब कि मौलिक अधिकार खत्म कर सकता है, केवल और केवल आर्टिकल 20, 21 को छोड़कर। क्वेश्चन पूछे जाएंगे जब भी आपातकाल लगे दोस्तों कौन से अनुच्छेद आपके नहीं छीने जाएंगे दोस्तों, 20, 21, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं संविधान संशोधन दोस्तों। तो 368 बताया गया है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया आपको पता है संसद द्वारा ली गई है। इसकी शक्तियां कहां से दोस्तों, ठीक है, संसद, मतलब कि संविधान संशोधन कौन कर सकता है दोस्तों, संसद करेगी। और ये दक्षिण अफ्रीका से लिया गया, ये प्रक्रिया कहां से ली गई है, दक्षिण अफ्रीका से दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों 21 में क्या बताएगा, भाग 20 में संविधान संशोधन, इसके बारे में भी हम एक वीडियो में देख चुके हैं, ठीक है। दोस्तों 21 में क्या है, अस्थायी संक्रमणशील और विशेष उपबंध दोस्तों 369 से लेकर 392 तक। इसमें 377 में बताया गया भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में उपबंध, और दोस्तों 378 में लोक सेवा आयोग के बारे में बताया गया है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण चीजें थी। एक चीज और हम आपको बताना चाहेंगे, थोड़ा सा समझिएगा।
थोड़ा दोस्तों विधेयक के बारे में जान लीजिएगा। देखिए साधारण विधेयक आपको पता होना चाहिए। साधारण विधेयक क्या होता है? देखिए साधारण विधेयक दोस्तों सबसे पहले कहाँ लाया जाए, किस सदन में? तो दोस्तों चाहे लोकसभा में ले आओ चाहे राज्यसभा में। देखिए साधारण विधेयक मतलब चाहे पहले ले आओ चाहे दूसरे नंबर पर लाओ। अगर देखिए पहले लोकसभा में लाओगे तो फिर राज्यसभा में जाना पड़ेगा, पहले अगर राज्यसभा लाते हो तो लोकसभा में जाना पड़ेगा। तो साधारण विधेयक दोस्तों पूछा है साधारण विधेयक कहाँ लाया था, किसी भी सदन से ले आओ, ठीक है। और दोस्तों फिर जब ये पास हो जाएगा, जिसके मान लो लोकसभा में लाए, लोकसभा पास हो, फिर राज्यसभा में जाएंगे, राज्यसभा में पास हुआ, फिर राष्ट्रपति के पास जाएगा। और राष्ट्रपति के पास 3 शक्तियां होती है, या तो दोस्तों इसे स्वीकार कर ले या पुनर्विचार के लिए भेज दे, भैया इसमें पुनर्विचार करो, या फिर वीटो पावर लगा दोस्तों, जैसे कि आपको पता है ज्ञानी जय सिंह ने इसका इस्तेमाल किया था। दूसरा तो दोस्तों विधेयक, धन विधेयक। अब देखिए क्वेश्चन आएगा कि धन विधेयक सबसे पहले कहां लाया था दोस्तों, तो आपको बता दें सबसे पहले कहां लाया जाएगा, लोकसभा में लाया जाएगा धन विधेयक, ठीक है, सबसे पहले लोकसभा में। और दोस्तों फिर राज्यसभा में जाएगा, और राज्यसभा दोस्तों इसको रोक नहीं सकता, केवल और केवल दोस्तों इसको मना भी नहीं कर सकता, केवल और केवल 14 दिन तक रोक सकता है। अगर इससे ज्यादा रोकेगा समझ लो वो पास हो गया, ठीक है। और आपको बता दें क्वेश्चन पूछा जाएगा धन विधेयक दोस्तों क्या होता है, तो आपको बता दें ये राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से लाया जाता था। राष्ट्रपति से ये पहले पूछ लिया था दोस्तों, ठीक है। अब देखिए पहले राष्ट्रपति से पूछाता है, फिर उसके बाद दोस्तों लोकसभा में लाया जाएगा, फिर उसके बाद राज्यसभा जाएगा, और राज्यसभा ज्यादा दोस्तों 14 दिन तक रोक सकती है, इसके अलावा बिल्कुल भी नहीं। चलिए अगला है संविधान संशोधन विधेयक। दोस्तों आपको बता दें कि ये भी कहीं से भी ला सकते हो, क्या चाहे लोकसभा से लेके आओ चाहे राज्यसभा से। दोस्तों पहले राज्यसभा लाओगे तो लोकसभा में जाएगा पास होने के बाद, और लोकसभा से लाओगे तो राज्यसभा जाएगा, ठीक है। और इसमें दोस्तों राष्ट्रपति स्वीकृत के लिए बाध्य होता है दोस्तों, इसको अगर दोनों से पास हो गया तो राष्ट्रपति इसमें स्वीकृत देनी ही पड़ेगी। और दोस्तों इसमें संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती दोस्तों, राज्यसभा में मतलब संविधान संशोधन में दोस्तों संयुक्त बैठक नहीं होती दोस्तों। ये आप समझ गए बिल्कुल अच्छे से। दोस्तों ये मैराथन क्लास आपको कैसी लगी आप हमें अवश्य बताइएगा। और दोस्तों पहले वाली मैराथन क्लास अवश्य देख लीजिएगा, है ना। पहले वाली मैराथन क्लास जो पार्ट 1 था इसका। और दोस्तों उसके अलावा आपको बता दें संविधान संशोधन की देख लीजिएगा। अगर आप लोग कहते हैं हम दोस्तों एक ही वीडियो में सब कुछ मतलब फिर से बना के डाल देंगे कि तीनों मतलब पूरा संविधान, संपूर्ण संविधान आपको मिल जाएगा दोस्तों। इसकी PDF आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है ज्ञान RBL ऑफिस। और फिर संशोधन लिख दे दोनों में, देखिए यहाँ पे ऊपर 0 लगा है दोस्तों, भाग में भी 0 लगेगा, 20 हो जाएगा। और दक्षिण अफ्रीका में दोस्तों दक्षिण में यहाँ पे 0 लगते हैं ना, इसको संक्षिप्त में लिख लेंगे तो इस तरह लिख लेंगे कि दोस्तों इस तरह से याद कर लेंगे कि भाग 20 संविधान संशोधन और दक्षिण अफ्रीका 368 क्या 368 क्या 368 368 दक्षिण अफ्रीका और संविधान संशोधन भाग 20, ठीक है। चलिए अब बात आती है दोस्तों संविधान संशोधन करता कौन है। तो आपको बता दें दोस्तों कि भारत में संसद द्वारा दोस्तों संविधान संशोधन किया था। देखिए संविधान संशोधन मतलब क्या होता है कि संसद द्वारा संविधान में नए उपबंधों को जोड़ना, कुछ नई चीजों को जोड़ना, या फिर दोस्तों उनसे कुछ चीजें हटा देना, ठीक है। आपको पता है कुछ चीजें हटाई भी गई हैं दोस्तों, ठीक है। जैसे भाग 7 हटा दिया गया, तो दोस्तों ऐसा नहीं केवल जोड़ने को ही संशोधन कहेंगे दोस्तों, किसी चीज को हटाना भी, बदलना या फिर नया चीज जोड़ना, ये सभी के सभी संशोधन कहलाते हैं दोस्तों। कौन करता है? संसद करती है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हम इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन दोस्तों 1 से लेकर के 105 संविधान संशोधन तक। तो चलिए देखते हैं। तो चलिए दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण हम देखने वाले हैं आपके संविधान संशोधन, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले शुरू करते हैं, श्री गणेश करते हैं। प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ था दोस्तों? 1951 में, ठीक है। कब हो गया था दोस्तों? 1951 में ही पहला संविधान संशोधन विधेयक आया। दोस्तों आपको याद रखना है कि शुरुआत कहां से की जाती है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए। तो पहला संविधान संशोधन की शुरुआत किससे हुई थी दोस्तों? आपको पता है सबसे पहले क्या करते हैं? भूमि पूजन। तो याद रखेंगे किसी भी चीज को घर बनाने से पहले दोस्तों क्या होता है? भूमि पूजन होती है, सबसे पहले भूमि की आवश्यकता होती है दोस्तों। तो याद रखेंगे भूमि सुधार से संबंधित है दोस्तों पहला संविधान संशोधन। और आपका पता है कि दोस्तों आपके संविधान में कितनी अनुसूची थी? तो मतलब मूल संविधान में 8 ही अनुसूची थी। तो पहले ही संशोधन द्वारा दोस्तों 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। याद रखेंगे प्रथम संविधान संशोधन द्वारा दोस्तों पहली अनुसूची जोड़ी गई थी, यानी कि 9वीं अनुसूची जोड़ दी गई है ना। और दोस्तों किससे संबंधित 9वीं अनुसूची? भूमि सुधार से ना, क्योंकि पहले संशोधन सबसे पहले क्या होता है दोस्तों? भूमि में सुधार किया जाता है। और किसके द्वारा? 9वीं अनुसूची के द्वारा। चलिए अब दोस्तों आपका इंपॉर्टेंट है 7वां संविधान संशोधन। देखिए जिसमें भी ये रेड लगा दोस्तों वो तो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे, और इसकी PDF भी आपको दे देंगे हम टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है ज्ञान RBL के बाद में ऑफिशियल लगा के आप वहां से निकाल सकते हैं। चलिए दोस्तों 7वां संविधान संशोधन मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये किससे संबंधित है दोस्तों? आपको बता दें कि ये दोस्तों राज्यों से संबंधित। समझिएगा कैसे? देखिए
एक राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई, जिसने दोस्तों 1956 में अपना रिपोर्ट सौंपा था और उसने कहा था, सिफारिश की थी दोस्तों कि अपने मतलब भारत में दोस्तों 16 राज्य और तीन केंद्र शासित प्रदेश बनने चाहिए। और दोस्तों ये आयोग कौन सा था, जो राज्य पुनर्गठन आयोग कौन था दोस्तों, तो जिसका नाम था दोस्तों फजल अली आयोग, जिसमें 3 सदस्य थे जिनके नाम थे दोस्तों फजल अली, जो कि अध्यक्ष थे, इसीलिए इसका नाम रखा गया था दोस्तों फजल अली आयोग। एक थे के एम फड़िक्कर और एक हृदयनाथ कुंजरू थे। दोस्तों क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है कि फजल अली आयोग में कितने सदस्य थे, उनके नाम क्या क्या थे, तो नाम याद रखेंगे, इनके अलावा कोई चौथा देगा वो नहीं होगा। फजल अली, फड़िक्कर और कुंजरू, फजल अली, फड़िक्कर और कुंजरू, ठीक है। अब देखिए तो दोस्तों इसके तहत दोस्तों इन्हें सिफारिश की, तो दोस्तों इनकी बात मान ली गई कुछ बहुत। और दोस्तों कितने राज्य बनाए गए, तो आपको पता था पहले दोस्तों 4 भागों में बटा था राज्य, भाग ए, भाग बी, भाग सी, है ना, और भाग डी। तो उन सभी चारों वर्गों को समाप्त करके दोस्तों टोटल कितने 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों की अनुमति दी गई। तो क्वेश्चन आएगा कि 7वें संविधान संशोधन द्वारा क्या किया गया, तो दोस्तों 6 राज्य, ठीक है, सॉरी 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। कितने, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। देखिए 7 में क्या है दोस्तों, 7वां संविधान संशोधन। कैसे याद रखेंगे, देखिए सभी चीज का साथ साथ होनी चाहिए ना, साथ साथ कैसे रहनी चाहिए, मतलब पूरे के पूरे राज्य क्या हो, साथ साथ रहें, एक साथ रहें दोस्तों, तभी तो देश की अखंडता और एकता अच्छी रहेगी। तो सभी को साथ साथ बुलाएगा, मतलब सभी राज्यों से कहा गया भाई साथ साथ रहो ना, साथ साथ। देखिए 7वां है तो 7 और 7 कितने हो गए, 14 राज्य। तो इस तरह से भी याद कर लेंगे, 7 7 14 और एक दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश कम था, यानी 7 7 करके सबको बुलाएगा 7वें संविधान संशोधन द्वारा दोस्तों एक राज्य, ठीक है। तो 14 हो गए 7 7 करके, ठीक है। और क्या कहा गया कि एक केंद्र शासित प्रदेश को कम कर दो, ठीक है। तो दोस्तों 6 केंद्र शासित प्रदेश और 14 राज्य, ठीक। किस आयोग द्वारा, तो फजल अली आयोग द्वारा ना, क्या नाम था, राज्य पुनर्गठन आयोग, 1956 द्वारा रिपोर्ट दी गई। अब देखिए 10वें में क्या था, 10वें में देखिए आपको पता होना चाहिए 10वां संविधान संशोधन लाया गया 1961 में। दादरा और नगर हवेली को दोस्तों भारत में शामिल किया गया है ना, किसको दोस्तों, दादरा और नगर हवेली। देखिए 10वीं से दादरा, देखिए 10 से क्या दादरा, है ना, दादरा दोस्तों, देखिए 10 से दादरा याद रखेंगे, 10 से दादरा और नगर हवेली को शामिल किया गया, ठीक है। अब देखिए दोस्तों 12वां, समझिएगा 12वें में क्या है दोस्तों, आपको पता है 12वां संविधान संशोधन 1962 द्वारा दोस्तों आपको पता है गोवा, दमन और दीव को दोस्तों शामिल कर लिया गया भारत में। किसमें, भारत में दोस्तों, किसके द्वारा, तो 12वें संविधान संशोधन द्वारा दोस्तों क्या हुआ, गोवा, दमन और दीव को शामिल किया गया, ठीक है। देखिए 10वें में दादरा नगर हवेली को, 10वें दादरा, और फिर दोस्तों दो साल बाद, मतलब समझ लीजिए दूसरे बार, मतलब कि 11वां छोड़ के दोस्तों 12वें में गोवा, दमन, दीव और, है ना, गोवा और दमन द्वीप को भी शामिल कर लिया गया। तो ये याद रखेंगे दोस्तों, 12वें में क्या, गोवा, 12वें में क्या, गोवा दोस्तों, है ना, गोवा गोवा मतलब अमरूद, याद रख लीजिए 12 रुपए में ना। चलिए अगला है, फिर दोस्तों 13वें में क्या हुआ दोस्तों, 13 में ना, 13 मेरा साथ है ना, तो 13 में क्या हुआ, नागालैंड, ठीक है। देखिए 13 मेरा साथ, आप याद होगा ना 13, तो 13 में क्या हुआ दोस्तों, नागालैंड को शामिल किया ना, नाग को, है ना, नागालैंड। आपको पता है नागालैंड की क्या है दोस्तों, अंग्रेजी है ना दोस्तों, ये चीज याद रखेंगे कि 13 में दोस्तों नागालैंड को शामिल किया गया, मतलब नागालैंड को राज्य का दर्जा दिया गया 13वां संविधान संशोधन 1962 में, ठीक है। देखेंगे 11, देखिए दोबारा देख लें, देखिए 7वें क्या हुआ, 7 7 कर दिया, मतलब सभी राज्यों को, मतलब 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश लाए गए। 10वें में दोस्तों 10 से दादरा, फिर 12वें में दोस्तों गोवा, दमन, दीव, और दोस्तों 13 में क्या, नागालैंड, और दोस्तों 14 में पुदुचेरी, क्या, 14 में पुदुचेरी। देखिए 14 से चेरी, याद रखेंगे 14 से चेरी, तो 14वें में दोस्तों पुदुचेरी को शामिल किया गया, ठीक है, पुदुचेरी को शामिल किया गया। देखिए यहां पे दोस्तों अभी राज्य शामिल हो रहे हैं। अब देखिए 15, देखिए 15 ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, याद रखेंगे। देखिए जो इंपॉर्टेंट उस पर हमने ये स्टार लगा रखे हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं जो भी इंपॉर्टेंट उनमें स्टार लगा रखे हैं, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 7वें में देखिए हमने लगा रखा है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए देखिए 15वें में क्या क्या गया दोस्तों, जो आपको पता है कि जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश है दोस्तों, उनकी सेवानिवृत्ति, मतलब उनके रिटायरमेंट की आयु को बढ़ा दिया गया, पहले 60 वर्ष थी, उसको बढ़ा के 62 साल कर दिया गया ना 15वें में। तो इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, फिर भी पढ़ लेंगे, ठीक है। चलिए अब दोस्तों 21वां संविधान संशोधन दोस्तों देखिए रेड लगा है इसमें, इसका मतलब क्या है दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो 21वें द्वारा क्या किया है दोस्तों, तो आपको पता है हमारी 8वीं अनुसूची जो थी दोस्तों, उसमें कितनी भाषाएं थी, तो आपको पता होना चाहिए टोटल 14 भाषाएं थी, ठीक। कितनी थी, 14 भाषाएं थी। मूल 8वीं अनुसूची में दोस्तों 14 भाषाएं थी दोस्तों, उसमें एक 15वीं भाषा जोड़ा गया, क्या, 21 में दोस्तों सिंधी, ठीक है। किसमें, 21वें संविधान संशोधन द्वारा दोस्तों सिंधी भाषा जोड़ी गई, ठीक है। अब देखिए एक होता सिंधी दोस्तों,
नाम भी होता है। तो याद रखेंगे दोस्तों, सिंधी भाई क्या है, शादी में गए दोस्तों और 21 रुपए लिखवा दिए ना। 21 रुपए क्या होता है जो लिखवाया जाता है लड़कियों की शादी में ना। तो याद रखेंगे सिंधी भाई जो थे, है ना, सिंधी भाई शादी में गए, सिंधी शादी याद रखेंगे, है ना। कितने रुपए लिखवा के आए, 21 रुपए लिखवा के आए ना, व्यवहार के रूप में जो लिखवाते हैं 21 रुपए। तो याद रखेंगे 21वें संविधान संशोधन द्वारा दोस्तों सिंधी को जोड़ा गया है 15वीं भाषा के रूप में 8वीं अनुसूची में। और दोस्तों 31वां, ये भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें लोकसभा की सीटों को 525 से बढ़ा के 545 किया गया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, ये आपका मोस्ट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, जितना इंपॉर्टेंट कहते दोस्तों उतना भी कम है दोस्तों। आप इसको 3-4 बार स्टार लगा लीजिएगा। 42वां संविधान संशोधन 1976, देखिए इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, तो आपको विधिवत याद रखना है कि सबसे पहले पूछा जाएगा कि लघु संविधान किसको कहते हैं या फिर मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसको कहते हैं दोस्तों। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 को दोस्तों मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता। सबसे पहली चीज क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसमें, तो आपको बता दें दोस्तों, ये एकमात्र संशोधन था जिसके द्वारा दोस्तों क्या किया गया था, प्रस्तावना में कुछ शब्द जोड़े गए थे दोस्तों, 3 शब्द जोड़े गए। याद रखेंगे संविधान की प्रस्तावना में, अब देखिए क्वेश्चन पूछा है प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ, तो केवल और केवल एक बार। कब हुआ, वो 42वें संविधान संशोधन द्वारा ही हुआ है। तो कौन कौन से शब्द जोड़े गए, बहुत बार पूछा था, ये आपके लिए भैया रामबाण है, ये तो आपका रामबाण है, ठीक, इसको जरूर याद रखिएगा। तो पंथ निरपेक्ष, समाजवाद और अखंडता, पंथ निरपेक्ष, समाजवाद, अखंडता, ठीक है, याद रखेंगे पंथ निरपेक्ष, समाजवाद, अखंडता, 3 शब्द जोड़े गए। इसके अलावा और क्या जोड़ा गया, तो आपको मैं बता दूं कि इसी के द्वारा दोस्तों 42वें संविधान संशोधन द्वारा दोस्तों सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर दोस्तों भाग 4A जोड़ा गया। क्या, देखिए 4 में क्या है दोस्तों, नीति निर्देशक तत्व है दोस्तों, उसके बाद आपका 4A जोड़ा गया। ठीक है, देखिए जो चीज ए होती है, बी होती है, ये बाद में जोड़ जाती है ना। तो भाग 4A का 51, देखिए अनुच्छेद कौन सा था, 51A जोड़ा गया, जिसमें मौलिक कर्तव्य दिए गए दोस्तों, कुछ कर्तव्य दिए गए हैं कि देश के खिलाफ, देश के लिए हमारे कर्तव्य क्या है। ठीक है, तो दोस्तों 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए किसके तहत, तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर कुल 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए दोस्तों। ठीक है, तो याद रखेंगे, देखिए क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आपके कि मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य थे, तो आप क्या बताएंगे, कुछ भी नहीं थे। ठीक है, अभी हमको पता यही कहने वाले थे 10 थे ना। तो मूल, देखिए मूल संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं थे दोस्तों। कब जोड़े गए, तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा कितने, 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। अब क्वेश्चन पूछेगा कि वर्तमान में कुल मौलिक कर्तव्य कितने हैं, तो वर्तमान में दोस्तों 11 हो गए। एक मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया, तो 86वें संविधान संशोधन द्वारा। यह हम अभी पीछे पढ़ेंगे, आगे हम इसको देखने वाले। तो याद रखेंगे वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं दोस्तों, तो 11 हैं, और जब जोड़े गए थे दोस्तों 42वें संविधान संशोधन द्वारा दोस्तों 10 थे। ठीक है, चलिए, और तीसरा काम क्या हुआ दोस्तों, 5 विषय मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहां से दोस्तों बहुत बार क्वेश्चन पूछाते हैं। 5 विषय ऐसे थे दोस्तों जिनको राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में डाल दिया गया। वो 5 विषय कौन से थे, पहला शिक्षा, वन, वन्य जीव, पक्षियों का संरक्षण और नापतोल। क्वेश्चन आएगा कि नापतोल किसका विषय है दोस्तों, तो समवर्ती सूची का। ठीक है, शिक्षा किसका विषय है, समवर्ती सूची का। वन किसका विषय है, समवर्ती सूची का। वन्य जीव किसका विषय है, तो समवर्ती सूची का। ये सब चीजें कब की गई हैं, तो दोस्तों 42वें संविधान संशोधन द्वारा की गई है 1976 में। क्या क्या किए गए, पहली चीज को मिनी संविधान कहते हैं, छोटा कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, कितने शब्द जोड़े गए, 3 शब्द पहली बार दोस्तों, और एक मात्र बार, क्योंकि अभी तक केवल एक ही बार प्रस्तावना में संशोधन हुआ दोस्तों। क्या क्या जोड़े गए, पंथ निरपेक्ष, समाजवाद और अखंडता शब्द। देखिए और क्या जोड़ा गया दोस्तों, भाग 4A। ठीक है, 51A जोड़ा गया। मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, कितने, 10 जोड़े गए थे दोस्तों पहले, और एक बाद में जुड़ गया, 86वें संविधान संशोधन, यानी टोटल अब कितने हो गए, 11। और दोस्तों 5 विषय जोड़े गए, तो याद रखेंगे। अब देखिए आपको पता है कि भैया मौलिक मतलब देखिए क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो मौलिक, सॉरी जो ये आपका प्रस्तावना है, इसमें संशोधन किसके द्वारा किया गया, तो यार दोस्तों एक याद रखेंगे, ये एक वाद है, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य दोस्तों 24 अप्रैल 1973 को यह लागू हुआ था। इसमें दोस्तों सबसे बड़ी बेंच है, आज तक की सबसे बड़ी बेंच है दोस्तों, 13 जजों की पीठ थी, और इसमें 7-6 से फैसला आया था दोस्तों। ठीक है, सबसे बड़ी बेंच है आज तक की। और दोस्तों इसमें कहा गया था कि संविधान क्या है दोस्तों, प्रस्तावना क्या है, संविधान का भाग है। पहले, इसके पहले दोस्तों एक केस था बेरूबारी यूनियन वाला, उसमें कहा गया था क्या कि संविधान जो है दोस्तों, प्रस्तावना जो है संविधान का भाग नहीं है दोस्तों, तो उसको दोस्तों उलट दिया गया, अपने फैसले को उल्टा गया। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में इसमें कहा गया कि प्रस्तावना जो है संविधान का भाग है, अतः हम प्रस्तावना में संशोधन
कर सकते हैं। और दोस्तों पूछा जाएगा मूल ढांचा या फिर आधारभूत ढांचे का सिद्धांत किसमें दिया गया, तो केशवानंद भारती द्वारा। ठीक, ये क्वेश्चन कई बार पूछे भी जा चुके हैं, अभी भी दोस्तों 1973 में। तो याद रखेंगे क्वेश्चन आएगा कि मूलभूत ढांचा या फिर आधारभूत ढांचे का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, तो केशवानंद भारती द्वारा। किसके द्वारा कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, केशवानंद भारती द्वारा। किसके द्वारा कहा गया कि प्रस्तावना में संविधान संशोधन कर सकते हैं दोस्तों, तो केशवानंद भारती द्वारा। दोस्तों इसी के द्वारा कहा गया, तभी तो दोस्तों 3 शब्द जोड़े गए प्रस्तावना में संशोधन करके, कौन कौन से, पंथ निरपेक्ष, समाजवाद, अखंडता। चलिए आगे देखते दोस्तों, ठीक है, रटने की कोशिश करिए। देखिए दोस्तों 42 में समझिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। 42 में दोस्तों मिनी संविधान कहते हैं, लघु क्यों कहते हैं, देखिए पहले 4 था तो 4 इसका छोटा कर देगा, आधा कर देगा, 2 कर दे, तो 42 में दोस्तों लघु संविधान ना। इस तरह से थोड़ा याद करने की कोशिश करिएगा, किसी तरीके से याद कर लीजिएगा। अब देखिए 44 में क्या, 44 में दोस्तों, अब देखिए 44वां संविधान संशोधन क्या कहता है। देखिए 4 लोग थे, कहते हैं जहां पे 4 बर्तन होंगे खटकेंगे। ठीक है, देखिए 4 लोग थे, 4 लोग थे, 4 बर्तन थे दोस्तों, आपस में रह रहे थे और क्या हुए, खटकने लगे दोस्तों। किसके लिए, संपत्ति के लिए, है ना, संपत्ति के लिए। तो याद रखेंगे 4 लोग जहां होते दोस्तों, 4 लोग जहां होते वहां पे क्या होते हैं, लड़ाई होती है ना दोस्तों। इनका संपत्ति के लिए लड़ाई हुई और संपत्ति को अलग कर दिया गया। इस तरह याद रखेंगे कि दोस्तों 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर क्या कर दिया गया, विधिक अधिकार। आपको पता है पहले संपत्ति का अधिकार दोस्तों मूल अधिकार होता था, फिर 44वां संविधान संशोधन दोस्तों मोरारजी देसाई के समय में किया गया और इसे विधिक अधिकार कर दिया गया। दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अब संपत्ति का अधिकार क्या है, तो एक विधिक अधिकार है। क्या है, विधिक अधिकार। आपको बता दें कि क्वेश्चन ये पूछा है कि पहले संपत्ति का अधिकार दोस्तों मूल अधिकार में किस आर्टिकल में था, तो आपको बता दें पहले था 31वें आर्टिकल में, अब दोस्तों उसे 300A में रख दिया गया। 31वें आर्टिकल से उठा करके 300A आर्टिकल में रख दिया गया दोस्तों। और क्या क्या किया गया 44वें संविधान संशोधन द्वारा, देखिए 4 लोग थे, है ना, 4 लोग हैं तो आपस में लड़ते हैं दोस्तों, संपत्ति बांट ली। उसके बाद दोस्तों अशांति हो गई, लड़ाई हो गई दोस्तों, सशस्त्र विद्रोह शुरू हो गया। 4 लोगों में जो आपस में 4 लोग थे दोस्तों, सशस्त्र विद्रोह होगा। तो याद रखेंगे दोस्तों जो राष्ट्रीय आपातकाल के संदर्भ में आंतरिक अशांति जिसके आधार दोस्तों इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया था, तुरंत मोरारजी देसाई ने दोस्तों इसको चेंज कर दिया। अब कहा भैया आंतरिक अशांति के आधार पे नहीं लगेगा आपातकाल, अब वहां पे क्या शब्द जोड़ दिया, सशस्त्र विद्रोह। क्वेश्चन आएगा कि अशांति, देखिए आंतरिक अशांति के स्थान पे सशस्त्र विद्रोह कब जोड़ा गया, तो 44वें संविधान संशोधन द्वारा। और दोस्तों क्या कहा गया कि दोस्तों आर्टिकल 20-21 को राष्ट्रीय आपातकाल में भी निलंबित नहीं किया जा सकता। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि केवल यही 2 मात्र ऐसे आर्टिकल हैं जो कभी भी दोस्तों निलंबित नहीं होते हैं। आपातकाल में भी यही 2 मौलिक अधिकार दोस्तों जो कभी भी निलंबित नहीं होते दोस्तों। और आर्टिकल 19 अपने आप हो जाता है। क्वेश्चन पूछेंगे अपने आप कौन सा हो जाता है, जब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो 19 अपने आप हो जाता है और 20-21 कभी भी नहीं होते हैं और दोस्तों बाकी राष्ट्रपति कर देता। तो याद रखेंगे 44 कैसे याद रखेंगे दोस्तों, है ना, जिस घर में 4 लोग होते दोस्तों वो क्या करते हैं, लड़ते हैं, लड़े दोस्तों, संपत्ति की लड़ाई की, संपत्ति अलग कर देगा, हटा देगा मौलिक अधिकार से। और क्या कहेगा दोस्तों, आपस में ज्यादा अशांति हो गई, लड़ते रहे दोस्तों, अशांति हो गई, फिर क्या सशस्त्र विद्रोह हुआ दोस्तों, विद्रोह हुआ दोनों बीच में, फिर आपातकाल लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज याद रख लेंगे। तो 44वें द्वारा ये सब चीजें की गई। चलिए अब दोस्तों आपका है 61वां संविधान संशोधन दोस्तों, मोस्ट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट 61वां संविधान संशोधन 1989। देखिए जितना भी इंपॉर्टेंट कह दी जाए उतना ही कम है। इसमें दोस्तों क्या किया गया कि आपकी जो पहले देखा था दोस्तों, जब आपके वोट डालने के अधिकार था दोस्तों वो 21 वर्ष में था। ठीक, जब आप 21 साल के होंगे तभी आप वोट डाल सकते थे, मगर उसको घटा के दोस्तों कितना कर दिया गया, 18 साल। तो याद रखेंगे दोस्तों 61, देखिए 61 का उल्टा क्या होता है, 16। देखिए जो 16 साल के लोग दोस्तों वोट नहीं डाल सकते, उनको 18 का होना पड़ेगा। ये कब कहा गया, तो 61वें संविधान संशोधन द्वारा। याद रख लेंगे दोस्तों, थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा कि दोस्तों 61 का उल्टा कर दिया, 16 साल के लोग मतलब वोट नहीं डाल सकते, तो फिर कब डालेंगे, आपके दिमाग में आएगा कब डालेंगे, तो 18 में। तो याद रखेंगे 61वां संविधान संशोधन 1989 क्या है, 21 वर्ष से घटाकर 18 साल कर दी गई। और ये दोस्तों किसमें संशोधन किया गया, तो आर्टिकल 326 में, क्योंकि आपको पता है 324 में क्या है, निर्वाचन आयोग। ठीक है, तो 61वें द्वारा क्या है, आपके जो मतदान करने की आयु थी दोस्तों उसको घटा दिया गया। अब दोस्तों 69, देखिए 69 दोस्तों, क्या 69 दोस्तों, 69 के द्वारा क्या कहेगा, जो दिल्ली है दोस्तों उसको एनसीआर का दर्जा दिया गया। क्या, एनसीआर का दर्जा दिया गया दिल्ली को दोस्तों, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का मतलब राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल किया गया ना दोस्तों, इसको दर्जा दे दिएगा। आपको पता है इसके द्वारा क्या होता है दोस्तों, यूपी के कुछ शहर हैं और राजस्थान के हैं, हरियाणा के दोस्तों, इनको शामिल कर लिया गया, तो यानी कि दिल्ली को बढ़ा दिया गया। ठीक, तो याद रखेंगे 69 में दोस्तों क्या है, दिल्ली को एनसीआर, देखिए एनसीआर 69
एनसीआर, है ना। तो दोस्तों इस तरह से थोड़ा सा आप इसको जोड़ के पढ़ने की कोशिश करेंगे दोस्तों। एनसीआर 69, ठीक है, 1991 में दोस्तों दिल्ली को एनसीआर का दर्जा दिया गया। अब देखिए 70 में क्या हुआ दोस्तों, आपको पता है, देखिए 70 में 69 में दिल्ली, 70 में दिल्ली, ठीक है। तो याद रखेंगे, आपको पता है पहले क्या होता था दोस्तों, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश हिस्सा नहीं लेते थे दोस्तों। 70वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा दोस्तों राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में दिल्ली व पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश के राज्यों के विधानसभा के सदस्यों को भी शामिल कर लिया गया। आपको पता है कि अभी दोस्तों वर्तमान में 2 ही ऐसे यूटी हैं जहां पे विधानसभा है। अब जम्मू कश्मीर में भी हो जाएगा, तो वो भी दोस्तों राष्ट्रपति के उस इलेक्शन में शामिल हो जाएंगे। तो 70 में दोस्तों क्या शामिल किए गए, 70 में क्या शामिल किए गए, पुदुचेरी और दिल्ली को, ठीक है। 70 में शामिल किए गए दोस्तों पुदुचेरी और दिल्ली को, किसके लिए, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए। तो याद रखेंगे 70 में शामिल। अब देखिए 71 में दोस्तों मोस्ट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, क्या मोस्ट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया दोस्तों, 71वां संविधान संशोधन 1992। अब देखिए इसमें क्या हो दोस्तों कि 8वीं अनुसूची द्वारा दोस्तों, देखिए 21 में हमने देखा था सिंधी जोड़ी गई थी, 21 में याद रखिए 21 में कितने रुपए दोस्तों, 21 में दोस्तों सिंधी जोड़ी गई थी, 21 रुपए सिंधी भाई लिखवा के आए थे ना शादी में। अब दोस्तों आपका हुआ 8वीं अनुसूची में दोस्तों 3 भाषाएं और जोड़ दी गई, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। दोस्तों इसको नमक से याद रख लेते हैं, नमक, है ना, नमक दोस्तों, क्या नमक दोस्तों, कैसे, ना से नेपाली, मा से मणिपुरी और का से कोंकणी। तो 71वां क्या है दोस्तों, नमक। आप ऐसे याद कर सकते हो दोस्तों कि 71 रुपए किलो है नमक। वैसे दोस्तों किसी भी तरीके से याद कर लीजिए, बस याद कर लीजिए, ठीक है। तो 71वां किससे है, नमक, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। चलिए अब दोस्तों 73वां संविधान संशोधन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्या इसको दोस्तों आप मोस्ट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा दोस्तों, 73। 73वां और 74वां दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखो 73वें द्वारा क्या कहेगा दोस्तों, 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। आपको पता था, अभी हमने 9वीं देखी थी, 10वीं दोस्तों 52वें द्वारा जोड़ी गई, वो अभी हम भूल गए, उसको बता देंगे। तो दोस्तों 73वें संविधान संशोधन द्वारा दोस्तों 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें क्या कहा गया, इसमें दोस्तों पंचायती राजधानी ग्राम पंचायत दोस्तों संवैधानिक दर्जा दिया गया, ठीक है। और दोस्तों इसके लिए टोटल 29 विषय दिए गए। क्वेश्चन आएगा दोस्तों कि ग्राम पंचायत को कुल कितने विषय पे काम करने के लिए दिया गया, तो 29 विषय पे, ठीक है। कितने विषय पे, 29 विषय पे, ठीक है। और आपको बता दें कि कौन सी दोस्तों ग्राम पंचायत मतलब कि पंचायती राज स्वीकारी गई दोस्तों, त्रिस्तरीय स्वीकारी गई, किसके द्वारा सिफारिश की गई थी, तो बलवंत राय मेहता समिति द्वारा दोस्तों 1957 में। क्वेश्चन आएगा कि बलवंत राय मेहता समिति द्वारा कौन से स्तरीय सिफारिश की गई, तो त्रिस्तरीय सिफारिश ना, कौन कौन से, जिला, ब्लॉक और ग्राम, ठीक है। अब क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों कि पंचायती राज की शुरुआत कहां से की गई, तो आपको पता होना चाहिए 2 अक्टूबर 1959 को दोस्तों नागौर जिले से, कहां के, राजस्थान के नागौर जिले से दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा सिफारिश की गई, मतलब शुरुआत की गई थी। और दोस्तों क्वेश्चन आएगा कि अशोक मेहता समिति द्वारा कितने मतलब कितने स्तरीय सिफारिश की गई थी दोस्तों, 2 स्तरीय। तो अशोक जी ने 2 स्तरीय और बलवंत राय मेहता समिति ने 3 स्तरीय सिफारिश की दोस्तों। इसमें महिलाओं के 33% आरक्षण भी दोस्तों, ये क्वेश्चन आपका पूछा भी गया है यूपीएसआई में दोस्तों। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे जा रहे हैं, अभी भी पूछे ही जा रहे हैं और पूछे भी जाएंगे, जिसको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। 73वें द्वारा दोस्तों देखिए 73वां 74वां गाँव से, 73वां किससे संबंधित है, गाँव से, है ना, 73वां किससे संबंधित, गांव से। अब 74वां देखते हैं दोस्तों, शहर से, ठीक है। 74वां किससे संबंधित होगा, शहर से। अब देखिए 74वें द्वारा क्या जोड़ा गया दोस्तों, देखिए 73 में 11 जोड़ा गया और 74 में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई दोस्तों, और 1 जून 1993 से लागू हो गया दोस्तों। और इसमें शहरी निकाय, शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया गया दोस्तों। इसमें कुल 18 सब्जेक्ट ना, जो नगर पालिका दोस्तों, है ना, इसमें शामिल की गई। और आपको बता दें ये भी त्रिस्तरीय थी दोस्तों, ठीक है। इसमें स्थानीय, देखिए इसमें शहरों वाली बात की गई दोस्तों, उसमें गाँव वाली। तो 73वां 74वां दोस्तों संबंधित याद रखेंगे। 74वें द्वारा 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। अब दोस्तों 76वें द्वारा, देखिए ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों, 76वें द्वारा दोस्तों 76 द्वारा याद रखेंगे तमिलनाडु, है ना, तमिलनाडु। देखिए 7 और 6 आपस में है दोस्तों, मगर ये मिल नहीं पा रहे, तमिल है ना, ना मिल ना, तो याद रखेंगे दोस्तों इनको क्या आरक्षण मिला दोस्तों। 76वें संविधान संशोधन द्वारा दोस्तों तमिलनाडु आरक्षण अधिनियम दोस्तों 1954 लाया गया, और कुल आरक्षण कितना दे देगा, 69% दोस्तों। सबसे ज्यादा आरक्षण दिया गया है तमिलनाडु में, ठीक है। ये दोस्तों 50% को भी क्रॉस किया है, ये दोस्तों एकमात्र राज्य है जो सबसे ज्यादा आरक्षण दे रहा है, ठीक है। तो तमिलनाडु दोस्तों 76 से, ठीक। अब देखो 84वां संविधान संशोधन, ये याद रखेंगे दोस्तों, ये पूछ लिया जाता है, इंपॉर्टेंट भी है, याद रखेंगे, ठीक है। देखिए 84वें संविधान संशोधन द्वारा क्या कहा गया, 2001 द्वारा कहा गया लोकसभा और राज्य की विधानसभा की सीटों का पुनर्निर्धारण अब 25 वर्षों के लिए रोक दिया गया दोस्तों, यानी 2026 में। अब कभी भी अगर लोकसभा और राज्यसभा की सीटें बढ़ाई जाएंगी, वो कब बढ़ाई जाएंगी, 2026 में।
और ये दोस्तों किस जनगणना के आधार पर दोस्तों इसका विभाजन हुआ था दोस्तों, 1991 जनगणना को आधार माना गया। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे जो 84वां है दोस्तों, इसके तहत कहा गया है कि 25 है ना दोस्तों 2026, इसका क्या माना गया दोस्तों, कहा गया 2026 तक जो लोकसभा की मान लिया 550 सीटें हैं वो उतनी ही रहेंगी। ठीक, अब बढ़ेंगी घटेंगी नहीं दोस्तों। ठीक है, ये चीज याद। और आधार वर्ष कौन सा माना गया जनगणना दोस्तों, 1991, क्योंकि आपको पता है जनसंख्या के आधार पे ही सीटों का बंटवारा होता है। अब दोस्तों 86वां मोस्ट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, हमने अभी बताया था 86वां संविधान संशोधन दोस्तों याद रख लेंगे, क्या याद रख लेंगे ना दोस्तों। 86वें संविधान संशोधन द्वारा क्या किया गया दोस्तों, प्रारंभिक शिक्षा को मूल अधिकार बनाया गया। याद कैसे रखें, देखिए इसके द्वारा क्या किया गया दोस्तों, 21A जोड़ा गया। आर्टिकल 21 है 86वें संविधान संशोधन द्वारा दोस्तों, आर्टिकल 21 से जोड़ा गया। इसमें क्या कहा गया कि राज्यों को दोस्तों 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क प्रारंभिक शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए। और हमने बताया था दोस्तों कि दोस्तों आपको पता है 42वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे 10, और उसमें दोस्तों हमने बताया था कि 86वें संविधान संशोधन द्वारा एक और जोड़ा गया दोस्तों, वो 11वां मौलिक कर्तव्य भी 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दोस्तों। और भाग किसमें है तो 51A भाग 4 में। ठीक है, देखिए इसको कैसे याद रखें दोस्तों, समझिए। देखिए 86 में 6 है ना, देखिए 86 में क्या है 6 है, तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों कहा गया। और देखिए 14 कहाँ से आएगा, तो इन दोनों जोड़ोगे 14 आ जाएगा दोस्तों, है ना। और दोस्तों 6 से 6, तो 6 से 14 वर्ष इसी से याद कर लेंगे किसी तरह से। 86 में देखिए 86 में 6 से 14 कैसे करेंगे, देखिए 6 तो यही है और 14 इनको जोड़ के हम 6 से 14 वर्ष किससे हो जाएंगे 86 में, है ना। तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दोस्तों, यानी कि 21 इसके तहत जोड़ा गया। तो 86 में संविधान संशोधन द्वारा, 51A में 11वां मौलिक कर्तव्य किसके द्वारा जोड़ा गया, तो 86 में संविधान संशोधन द्वारा। चलिए अब है दोस्तों 89, मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों 89, 89 दोस्तों। ठीक है, क्या है 89। देखिए इसके तहत दोस्तों आपको एक आर्टिकल याद रखना 338। देखिए 338 में पहले से क्या है दोस्तों, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। ठीक है, देखिए एक था राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, इसमें 38 में। अब दोस्तों इसमें एक संशोधन करके एक नए आयोग की सिफारिश की गई दोस्तों 38A, है ना। 338A के द्वारा दोस्तों एक राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग यानी SC, देखिए पहले SC आयोग था, अब ST आयोग भी बना दिया गया। तो याद रखेंगे दोस्तों, पूछा जाएगा कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किस संशोधन द्वारा किया गया, तो 89वें संविधान संशोधन द्वारा दोस्तों किसका, ST का आयोग का गठन किया गया। तो याद रखेंगे 89। ठीक है, याद रखेंगे 89, 338 89, 338A 89 कौन सा, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग दोस्तों। चलिए अब दोस्तों 52वां हम भूल गए थे दोस्तों, इसको याद रख लेंगे, ये हम भूल गए थे। तो याद रखेंगे 92वें संविधान संशोधन द्वारा दोस्तों क्या दरबदल, है ना, मतलब कि 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। कौन सी, 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, दरबदल विरोधी कानून। याद रखेंगे 52 में, है ना, 52 में दोस्तों, है ना, 52 में क्या है, दरबदल विरोधी कानून। देखिए आपको पता है कि कितनी मूल में कितनी दोस्तों 8 ही अनुसूची थी, फिर 4 जोड़ी गई। पहला है 9वीं अनुसूची, हम बता चुके पहले, पहला संशोधन द्वारा दोस्तों आपको भूमि सुधार ना, क्योंकि पहले भूमि पूजा की जाती है दोस्तों, 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। फिर दोस्तों 10वीं अनुसूची कब जोड़ी गई दोस्तों, 52वें संविधान संशोधन द्वारा। हमने अभी ये देखिए बता रहे हैं दरबदल में है ना। और 11वीं दोस्तों 73वें संविधान संशोधन द्वारा, और 12वीं 74वें संविधान संशोधन द्वारा। तो टोटल 12 अनुसूची है दोस्तों, हम सबके बारे में बता चुके हैं। चलिए आगे देखते हैं 91वां संविधान संशोधन द्वारा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए इसके द्वारा क्या किएगा, देखिए क्या होता है दोस्तों, जिसकी सरकार जीती थी दोस्तों बहुत सारे मंत्री नियुक्त कर देता था, है ना। तो ऐसा किया गया दोस्तों कि इसमें एक संशोधन लाया गया 91वां संविधान संशोधन द्वारा दोस्तों। ठीक है, तो इसके तहत क्या कहा गया कि दोस्तों लोकसभा के जो जितने भी सदस्य होंगे उनका केवल और केवल 15% सदस्य ही मंत्री परिषद में मतलब मंत्री बनाए जा सकते। तो याद रखेंगे 91 में क्या कहा गया भैया, देखिए 91 नो भैया, नो से देखिए 9 से क्या नो कह देगा भैया, नो एक भी नहीं ना, मतलब एक भी नहीं, ऐसा मत करिए, है ना। तो 91 से क्या रखेंगे, 91 से क्या रखेंगे, नो, है ना। मतलब कि ज्यादा सदस्य मत बनाइए, है ना, ज्यादा मंत्री मत बनाइए, नो, है ना। तो ये चीज याद रखेंगे। तो कितने, तो लोकसभा में अगर दोस्तों मान लें 550 सदस्य है तो इसका 15% ही मंत्री बना सकते हैं, तो ये याद रखेंगे। ठीक है, अब दोस्तों 92वां संविधान संशोधन, 92वां, है ना। 92 में क्या किया गया, तो 92 से बोडो, है ना, 92 से बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, क्या बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली दोस्तों। 92वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा 4 भाषाएं और जोड़ी गई। ठीक है, 4 भाषाएं और जोड़ी दी गई, अब टोटल हो गई 22 भाषाएं। तो वर्तमान में भी 22 ही हैं। तो 92वां द्वारा दोस्तों कितनी हुई, 22 भाषाएं। क्या 92वां संविधान संशोधन द्वारा कितनी हो गई भाषाएं, 22 हो गई। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली जोड़ी गई। तो आपको बता दें कि मूल संविधान में कितनी थी, 14 थी। फिर 21वें में दोस्तों 21 रुपए सिंधी भाई ने शादी में दिए, तो कितनी हो गई
15 हो गई। फिर दोस्तों नमक, देखिए नमक कितने में हो दोस्तों, 71 रुपए किलो ना, तो याद रखेंगे 71 में है तो नमक नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी दोस्तों 14, 15 हो गए, 15 3 18 हो गए, 18 और 4 ये जोड़ी गई दोस्तों 92 में ना, तो 92 में बोडो डोगरी मैथिली संथाली, बोडो डोगरी मैथिली संथाली। दोस्तों अब 96 देखते हैं। 96 में क्या किया दोस्तों, 8वीं अनुसूची में उड़िया, ठीक है, उड़िया शब्द था दोस्तों, उड़िया जो एक भाषा थी दोस्तों, ठीक है, क्योंकि आपको पता है 8वीं सूची में 22 भाषाएं, उसमें उड़िया थी, उड़िया के स्थान पे उड़िया कर दिया गया, तो ये कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है यार कि 96 में क्या उड़िया को उड़िया कर दिएगा। अब 97 दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट, 97 ये क्वेश्चन आज पूछा भी गया था, ठीक है, तो 97वां संविधान संशोधन 2011 में क्या किया गया, इसमें सहकारी समितियां 97 97, देखिए 9 और कहां जोड़ा गया, तो 9 के खा में, किसमें 9 खा 9 7 ना, देखिए 9 का 9 और 7 मतलब सहकारी समिति ना, सहकारी समिति 7 का सहकारी समिति, याद रखेंगे सहकारी समितियों को अधिकार, मतलब सहकारी समिति बनाने का अधिकार एक मौलिक अधिकार बना दिया गया है ना। सहकारी समितियां किससे संबंधित हैं, 97, देखिए 9 7 7 से सहकारी समितियां, याद रखेंगे 97 सहकारी समितियां कितनी हैं, 97 सहकारी समितियां। दोस्तों 99वां किससे संबंधित है, तो आपको बता दें एकमात्र संशोधन, मोस्ट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, एकमात्र ऐसा संशोधन था दोस्तों जिसे सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया, आज तक का एकमात्र ऐसा संविधान संशोधन जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खुद रद्द कर दिया है। आपको बता दें कि सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की जब नियुक्ति होती थी पहले, उसके लिए दोस्तों कॉलेजियम प्रणाली के स्थान पर दोस्तों एक नया निकाय स्थापना की गई थी, जो क्या करेगा कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को नियुक्ति करेगा। कौन सा नाम, क्या नाम था उसका, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, जिसका नाम था नेशनल जुडिशियल है ना अपॉइंटमेंट कमीशन दोस्तों, NJAC, तो इसकी स्थापना की गई थी दोस्तों, इसको सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों रद्द कर दिया। तो याद रखेंगे 2015 में रद्द किया गया। क्वेश्चन आ सकता है कि एकमात्र दोस्तों कौन सा, मतलब कि कौन सा संशोधन था जिसे सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया, तो नो, तो नो मतलब क्या, नो नहीं कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने, क्या कहता है नहीं भैया नहीं भैया नहीं, है ना, तो नो मतलब 99 में क्या कर देगा, नहीं दोस्तों, ठीक है। और एक चीज आपसे बता दें दोस्तों, ये आप जरूर देखिए, जनहित याचिका PIL दोस्तों, परमानंद कटारा MC, इनको हमने दोस्तों इस तरीके से लगाया है एकदम ट्रिक के साथ में, बहुत ही भयानक वीडियो है, इसका लिंक हम नीचे दे देंगे, ठीक है। तो 99 देख चुके, चलिए जो हम पहले पढ़ा चुके 4 और देख लेते हैं, उनको भी खत्म करते हैं, इसको एकदम से समाप्त करते हैं। अब देखिए दोस्तों 100वां, देखिए 100वां संविधान संशोधन 2015 में हुआ, और आपको बता दें इसमें क्या किया गया दोस्तों, जो भारत और बांग्लादेश के बीच जो दोस्तों विवाद था भूमि का, उसको दोस्तों सुलझा लिया गया ना, मतलब कुछ भारत की भूमि दोस्तों बांग्लादेश को दे दी गई और कुछ बांग्लादेश की भूमि भारत को दे दी गई ना। तो दोस्तों इसमें 3 बीघा गलियारा दोस्तों आपको पता होगा, और तो ये संबंधित है दोस्तों किससे, 100वां दोस्तों किससे संबंधित है, भारत और बांग्लादेश संबंधित ना, कुछ जमीन लेने और देने से, ठीक है। मतलब किससे याद रखेंगे 100 को दोस्तों, 100 क्या 50-50 है ना, 50-50, तो 50-50 मिला के 100 होता दोस्तों, तो 50% हिस्सा इसको दे दिया, 50% हिस्सा इससे ले लिया ना, तो मतलब 50% भारत ने बांग्लादेश को दे दिया और 50% बांग्लादेश ने भारत को दे दिया। मतलब ये समझिएगा ऐसा नहीं 50-50% कुछ ज्यादा कम ज्यादा था, मगर इसको याद कर सकते हैं। और दोस्तों पूछा जाएगा कि 100वें संविधान संशोधन द्वारा दोस्तों किस अनुसूची में संविधान संशोधन किया गया, दोस्तों पहली में, ठीक, प्रथम में। चलिए अब दोस्तों 101वां देखते हैं। देखिए 101वां में क्या है, आपको पता है कि GST है दोस्तों, GST है ना, और दोस्तों ये 122वां विधेयक था, ठीक है। विधेयक देखिए जब कानून बनता दोस्तों वो क्या होता है, संविधान संशोधन हो जाता है ना दोस्तों। 101वां संविधान संशोधन 2016 कब, देखिए इसके तहत क्या GST जोड़ा गया ना, और GST कब से शुरुआत हुई, तो 1 जुलाई 2017। देखिए कैसे याद रखेंगे दोस्तों, 101 रुपए कहाँ दिए जाते हैं, हमेशा 101 रुपए ही दिया जाता है, तो रुपए किससे संबंधित है दोस्तों, GST से ना, तो इस GST इसमें है 101 में। आप बताइएगा दोस्तों GST के मतलब GST किस समिति की सिफारिश पर लाई गई थी दोस्तों, ये बताइएगा। अब देखिए 102वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है दोस्तों, तो 102वां याद रखेंगे दोस्तों, 102 है ना, 102। अब देखिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया, जो कि 1993 में संसद के एक अधिनियम द्वारा स्थापित की गई थी दोस्तों, है ना। तो 338A और 338 खा जोड़ा गया था। तो 102 में दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया था ना, जो कि दोस्तों 1993 में क्या था, एक संसद द्वारा अधिनियम था, ठीक है। तो याद रखेंगे पिछड़ा वर्ग, है ना, हम पहले बता चुके दोस्तों, जो कि आपको पता होगा कि हमने एक कराया है अभी पहले दोस्तों, कौन सा, तो दोस्तों राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, है ना, अनुसूचित जनजाति आयोग ना, तो उसके बारे में कराया था दोस्तों। ये OBC आयोग है, क्या है, OBC। तो OBC को दोस्तों 102 में, किस पे, 102 में, ठीक है। देखिए 102 कैसे याद रखेंगे दोस्तों, आपको पता है पहले नंबर पर जनरल होता है दोस्तों, तो दूसरे पे तो होगा OBC, तो OBC वर्ग आयोग किस पे, तो 102 पे ना, तो ये याद रखेंगे। और किस में जोड़ा गया दोस्तों, 338A और 338
बी में, ठीक है। तो याद रखेंगे, देखिए पहले जनरल होता है दोस्तों, दूसरे पे क्या होता है ओबीसी, तो दूसरे पे ओबीसी, ठीक है। तो 102 में ओबीसी। चलिए अब देखते हैं अगला दोस्तों 103 में दोस्तों 103, अब समझिएगा 103 में दोस्तों आपको पता है 124वां विधेयक था, ठीक है। 103 में ईडब्ल्यूएस को आरक्षण दिया गया 10% का, ठीक है, 110% ना। ईडब्ल्यूएस देखिए इसमें तीन शब्द है, ईडब्ल्यूएस है ना, ईडब्ल्यूएस यानी 3, तो 100 में 3 जोड़ देंगे दोस्तों 103, तो 103 किससे संबंधित है ईडब्ल्यूएस से। और दोस्तों इसमें क्या है कि सामान्य वर्ग को शैक्षिक संस्थानों में नियुक्तियों में 10% आरक्षण प्रावधान, इसमें तो इसके तहत दोस्तों आपको पता है आर्टिकल 15 और 16 में संशोधन करना पड़ा है। चलिए तो याद रखेंगे ईडब्ल्यूएस यानी इकोनॉमिकली है ना वीकर सेक्शन। चलिए 104 किससे संबंधित दोस्तों आपको बता दें, 104वां संविधान संशोधन किससे संबंधित दोस्तों आपको बता दें कि लोकसभा और राज्य की विधानसभा में एससी एसटी को सीटों के आरक्षण को 10 साल के लिए बढ़ा दिया गया दोस्तों। आपको पता होना चाहिए जो एससी एसटी दोस्तों उनके आरक्षण उनको 10 साल के लिए बढ़ाया गया, ठीक है। और इसके अलावा दोस्तों आपको पता है कि आर्टिकल 331 के तहत है ना राष्ट्रपति लोकसभा में 210 से 2 एंग्लो इंडियन, और दोस्तों आर्टिकल 333 के तहत राज्य की विधानसभाओं में दोस्तों एक एंग्लो इंडियन कौन नियुक्ति करता है राज्यपाल दोस्तों, इनको समाप्त कर दिया गया, यानी इनको समाप्त कर दिया। और एक चीज याद रखेंगे दोस्तों कि वर्तमान में लोकसभा सीटें कितनी दोस्तों, देखिए वर्तमान में लोकसभा में दोस्तों एससी के लिए कितनी सीटें आरक्षित है 84 और एसटी के लिए 47 सीटें आरक्षित। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा था ना। और आपको पता है कि जो दोस्तों अब 552 सदस्य होते थे जिनमें से 550 और प्लस 2 कौन होते थे एंग्लो इंडियन की नियुक्ति होती थी, उसको खत्म कर दिया गया दोस्तों। 504 में क्या किया गया है कि एंग्लो इंडियन की नियुक्ति को समाप्त कर दिया गया है, क्या एंग्लो इंडियन की नियुक्ति को समाप्त कर दिया गया है। चलिए 105वां देखते दोस्तों, 105वां क्या कहता है, और दोस्तों ये आज का अंतिम है, तो हमने 1 से लेके 105वें तक देख लिया दोस्तों। 105वां क्या संबंधित है दोस्तों, ये है, और देखिए अगर 105वां संविधान संशोधन पूछे तब भी यही होगा, और 127वां संविधान संशोधन विधेयक पूछे तब भी यही होगा दोस्तों। इसमें क्या कहा, इसमें मराठा आरक्षण संबंधित, इसको रखें अगर पूछ ले मराठा आरक्षण संबंधित कौन सा है तो 105वां है, ठीक है। देखिए इसमें क्या कहा गया, संसद ने उच्चतम न्यायालय द्वारा मराठा आरक्षण के मामले में भी दी गई व्याख्या को पूर्ववत करने के लिए संशोधित किया है। और आपको बता दें राज्यों द्वारा सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान करने की उनकी शक्ति को बहाल कर दिया है दोस्तों, ठीक है। तो याद रखेंगे 105। तो दोस्तों इसका पीडीएफ हम आपको दोबारा बताना चाहेंगे। इसके पीडीएफ के लिए दोस्तों आप जा सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पर जिसका नाम है ज्ञान आरबीएल ऑफिशियल, क्या ज्ञान आरबीएल ऑफिशियल, ठीक है। इस पे जाएंगे आपको मिल जाएगा। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों कि चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन अवश्य प्रेस करिएगा, और भी हम ऐसे वीडियो आपके लिए हमेशा लाते रहें और लाते रहेंगे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, थैंक यू, धन्यवाद।